नमस्कार भाइयों। अ, ये मेरी धन की बात की दूसरी पेशकश में आपकी स्वागत करता हूं मैं। जैसे आपको बताया, जिन्होंने जी पहले भाग 1 को देखा होगा, उनमें उस भाग में हमने अर्थव्यवस्था की स्थिति, यानी यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, वो फर्स्ट पॉइंट, उसके ऊपर हमने बहुत विचार किया था। करीबन 1.5 घंटे के लिए एक डिटेल सा हमने एक जानकारी आपको दी थी कि कोविड की महामारी के समय में अर्थव्यवस्था की स्थिति, ग्लोबल स्थिति और इंडियन स्थिति कैसी रही है। आज हम दूसरे भाग यानी बाजार की स्थिति के ऊपर चलते हैं, राइट। तो बाजार की स्थिति में देखने से तो प्रेजेंटेशन तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपके फोन या आईपैड में आप देख सकते हैं। तो डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कि हमारी सोच क्या है, सुंदरम म्यूचुअल फंड की सोच क्या है बाजार के बारे में आज की व्यक्तिगत स्थिति में। उसके बाद हम वर्तमान समय में निवेश कैसे करेंगे, कैसे हमारी एसेट एलोकेशन होनी चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो बाजार के ऊपर आते हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो पहली चीज हमें ध्यान देना चाहिए कि आजकल मार्केट जो है, तो बाहर वाली मार्केट और हमारी मार्केट, राइट, इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक, ये दोनों बहुत मिलके जुलते अपना एक परफॉर्मेंस देते हैं। रात को उधर कुछ न्यूयॉर्क में हुआ तो सुबह इधर उसका असर क्लियर कट दिख जाता है ना। तो पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि ये मार्केट कैसे अपने रिटर्न्स दिलवाती है आप लोगों को ऐसे निवेशक। मैं अभी इसको बहुत सिंपल तरीके से लेके आपको जानकारी देने की कोशिश करने वाला हूँ। जो लोग एक्सपर्ट है उसमें थोड़ा धीरज रखिए, चाहे आपके लिए ये थोड़ी एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह हो। तो स्टॉक मार्केट सब लोगों को, निवेशकों को रिटर्न देता है दो तरीके से। एक होती है जो कंपनियां में जिसमें आप निवेश करते हो, तो डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको उन कंपनियों की जो अर्निंग्स होती है ना, उसमें से आपको डिविडेंड मिल सकता है, राइट। तो ये पहली तरीका है जहां से स्टॉक से आपको रिटर्न मिलता है, यानी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक से आपको सीधा डिविडेंड मिल जाता है और आपको आपकी इनकम, आमदनी बढ़ जाती है। इसके साथ बहुत से लोगों को डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के ऊपर बहुत दिलचस्पी होती है और वो रेगुलर इनकम के लिए उनके ऊपर निवेश करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड भी ऐसे लॉन्च किए हुए हैं, जैसे जिसका नाम है डिविडेंड यील्ड फंड। दूसरा तरीका जहां पे आपको पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, वो होती है वैल्यूएशन का री रेटिंग। यहाँ पे मैंने अपवर्ड्स लिखा है, बट मान लीजिए कि कभी डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो डाउनवर्ड होगा तो रिटर्न नहीं बनेगा, राइट। अगर रिटर्न बनना चाहिए तो आपको वैल्यूएशन में री रेटिंग होना चाहिए। तो वैल्यूएशन का दूसरा नाम है पीई रेशियो। पी माने प्राइस और ई माने अर्निंग्स, करेक्ट। तो यही जो ईपीएस की बात कर रहे हैं हम, उसके ई यहाँ पे पी पे आती है क्या नहीं, ये सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक चीज कहूंगा, ये आती है और नहीं भी आती है। क्यों? दो तरह के पी होते हैं। एक होता है ट्रेलिंग पी, जिसको टीटीएमपी यानी ट्रेलिंग 12 मंथ पी, वो एक बात होती है, और दूसरी होती है फॉरवर्ड पी। तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ पी यानी पुरानी पी जो होती है, जो पिछले साल की अर्निंग्स के ऊपर जो अर्निंग्स कैलकुलेट होते हैं, ये ज्यादातर आप न्यूज चैनल में इसके बहुत चर्चा होते हुए दिखेंगे कि पी बहुत बढ़िया ये वो। बट आपको समझना चाहिए कि जो बात हो चुकी है वो तो समझे कि डेड बॉडी की तरह है, वो हो गई बात, उससे आपको जो डिविडेंड आना था तो आ गया। तो ये जो पी का रीरेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ये होती है फॉरवर्ड पी, यानी अगले साल वाली पी या उसके बाद वाली साल, राइट। तो ये याद रखिए कि ये वाला वैल्यूएशन वाला पी ऑलवेज फॉरवर्ड पी होता है, राइट। तो इसकी फॉरवर्ड पी से कैसे बनती है? एक तरफ फ्यूचर की ईपीएस ग्रोथ को प्रेडिक्ट करते हैं लोग कि इस साल इससे इतना ईपीएस दिया ये कंपनी ने, तो आने वाले साल में 1 साल 2 साल 3 साल हर साल उसका एक प्रोजेक्शन करने की कोशिश करती है, राइट। तो वो जो जैसे ही जिस कंपनी की अर्निंग्स बहुत जबरदस्त आपको बढ़ते हुए दिखते हैं, तो उसको फॉरवर्ड पी लेकर उसका दाम बढ़ जाता है, क्योंकि आपको फ्यूचर अर्निंग से फ्यूचर में डिविडेंड और शेयर प्राइस की बढ़ोतरी भी मिल सकती है। ये एक याद रखिए कि मार्केट में फॉरवर्ड पी के कैलकुलेशन में एक होता है अर्निंग्स का एक्सपेक्टेशन को प्रोजेक्ट करना, और दूसरी बात ये होती है कि जैसे आलू या गोल्ड या किसी भी चीज के नीचे एक डिमांड और सप्लाई होता है। जब डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से, तो दाम ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आपको स्टॉक मार्केट से भले ही आपको अर्निंग्स ग्रोथ की कोई चेंज ना हो कोई कंपनी की, समझे कि बहुत लोग उस कंपनी की शेयर खरीदने के लिए पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली उसकी पैसा जब ज्यादा बढ़ता है तो दाम बढ़ती है, तो आपको भी रिटर्न मिल जाता है। तो ये दो तरीके हैं, और ये डिमांड फॉर स्टॉक, क्योंकि सब पैसा ना एक कंपटीशन के मोड में होते हैं,
क्योंकि कुछ लोग सेफ्टी की ओर सेविंग्स बैंक में रखते हैं, कुछ लोग बहुत रिस्क लेके अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में लगा देते हैं। तो ऐसे एक रेंज ऑफ रिस्क बेस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये अल्टरनेटिव, क्योंकि इक्विटी एक रिस्की एसेट क्लास के, उसके बाकी रिस्की एसेट क्लास में से कहां से ज्यादा उम्मीद है फ्यूचर रिटर्न्स की, वहां पैसा जाके टिकता है। तो ये एक चीज आपको चाहिए चाहिए कि क्या पैसा ज्यादा है जो इक्विटी को खरीद सके। दूसरी चीज, ये पैसे के कंपटीशन में दूसरा कौन सा एसेट क्लास है जो इसके साथ झगड़ा कर रहा है कि मुझे दे दो पैसा, मुझे दे दो पैसा। तो ये एक ब्रीफ आउटलुक मैंने दिया, क्योंकि जो आज हम मार्केट की स्थिति देखेंगे उसके बाद जो हम निवेश की स्थिति देखेंगे, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें निवेश कहाँ करना चाहिए। निवेश वहां करना चाहिए जहां एक अर्निंग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन अच्छी हो, और दूसरी जहां पे ज्यादा पैसा बाकी लोग आके खरीदने की एक गुंजाइश हो। ये आप याद में रखिए। और अब आते हैं कि तो अगर ये सही है तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर की जो ईपीएस की प्रेडिक्शन है, और अगर वो सही निकलती है, तो समझिए कि मार्केट की रिटर्न भी ईपीएस की ग्रोथ के साथ जुड़नी चाहिए ना। तो यही हालत है स्टॉक मार्केट की। एक लंबे समय में हमने देखा कि हम देखिए 204 से 221 की 15-17 साल की बात है, तो ईपीएस ग्रोथ निफ्टी की यानी लार्ज कैप्स की रही है 13% पर है ना, और स्टॉक मार्केट की रिटर्न भी रही है 14% पर। तो जैसे जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि अल्टीमेटली फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ही आपको रिटर्न में बनना चाहिए, ये साफ साफ आपको दिख रहा है। मगर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम होती है कि ये लॉन्ग टर्म में सही होता है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कभी आपको डिमांड अर्निंग से पहले ज्यादा जाता है, या दूसरी स्थिति हो सकती है जहां के अर्निंग्स ग्रोथ बेहतर दिखी हो मगर पैसा बिल्कुल नहीं है मार्केट में, क्योंकि कुछ और एसेट क्लास जैसे गोल्ड या कुछ और में दिलचस्पी लोगों को है, तो कितने भी भले अर्निंग्स आपको देखे उसका रिटर्न नहीं बनता है। तो शॉर्ट टर्म में ये दोनों की कंपटीशन होती है, मगर लॉन्ग टर्म में ऑलवेज मार्केट। इसलिए जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उसको खाली अर्निंग्स ग्रोथ को टैग करके अगर वो निवेश करे तो उसको लॉन्ग टर्म में फायदा बिल्कुल हो सकता है। राइट। तो ये वॉलेटिलिटी कैसे आती है अर्निंग्स में? अगर इतना सीधा साफ मैंने बताया आपको, तो वॉलेटिलिटी आती है क्योंकि ये अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन में वॉलेटिलिटी है। कल एक एक्सपेक्टेशन थी, फिर कोरोना की महामारी आई तो एक एक्सपेक्टेशन बदल गई, और नेचुरली स्टॉक प्राइस गिरेंगे तो एक वॉलेटिलिटी उस तरह कहते हैं। दूसरी तरफ क्या है कि कई लोग उसके सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव होंगे, कई और नेगेटिव होंगे, तो इनके बीच में जो मारामारी होती है उसके कारण भी वॉलेटिलिटी आ सकती है। और तीसरी बात ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, राइजिंग फॉलिंग डिमांड फॉर स्टॉक। जैसे ना कंपटीशन में अगर कुछ और एसेट क्लास आपको बेहतर दिखे तो नेचुरली पैसा उधर चले जाएगा, तो इक्विटी मार्केट की रिटर्न घट जाएगी। तो पहले आते हैं इंटरनेशनल मार्केट को। जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करने की जरूरत है दो चीजों के कारण। एक, आज के जो मार्केट में जो डेली ट्रेडर्स होते हैं वो ध्यान रखते हैं कि अगर फॉरेन में मार्केट बढ़ा तो इंडिया बढ़ेगा, तो वो जाके उसके बेसिस पे निवेश करते हैं, क्योंकि ऐसी एक सेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करके यहाँ पे एक्शन लेते हैं। हमें भी जरूरत पड़ती है कि हम भी उसे स्टडी करें, वो एक चीज। सेकेंड चीज है कि इंटरनेशनल मार्केट में ये सेम चीज जो मैंने बताया आपको, स्टॉक मार्केट की रिटर्न, ये खाली इंडियन वाली मार्केट नहीं है, फॉरेन में भी यही चीज है। तो क्या होता है कि जो पैसा फ्लो होता है इक्विटी के अंदर, वहां पे आप समझिए कि एडवांस कंट्री की स्टॉक मार्केट, इमर्जिंग कंट्री की स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट, ये तीनों उधर एक झगड़े में बैठे हैं कि किसको ज्यादा पैसा आना चाहिए। तो पहले इंटरनेशनल मार्केट में अगर लिक्विडिटी हो तो हमारे देश में एफआई फ्लोज आने की गुंजाइश रख सकते हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। और पहले तो इंटरनेशनली स्टॉक मार्केट से कंपनियों की अर्निंग्स की ग्रोथ देखते हैं, ये हमें इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड जीडीपी देखने की जरूरत है। क्यों ऐसी चीज? क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी की अर्निंग्स देश की जीडीपी ग्रोथ के साथ जुड़ी होती है। तो इंडियन ईपीएस मैंने बताया तो 13% आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में। तो इंडियन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ यानी रियल जीडीपी जो करते हैं 7-8%, और इन्फ्लेशन को उसका साथ तोड़ेंगे और 5-6% लॉन्ग टर्म में, तो करीबन 13-14% की नॉमिनल जीडीपी की बढ़त हुई है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट की कंपनियां फर्क होती है, कुछ कंपनियां थोड़ी तेज चलती है, कुछ कभी धीमी चलती है, मगर ओवरऑल एक स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट होती है कंपनियां, उनकी अर्निंग्स उनके जो इकोनॉमी में वो पार्टिसिपेट करते हैं उनके इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ के साथ बहुत संबंध होता है उसका। तो हमने देखा पिछले बार जब हमने धन की बात करी, तो हमने देखा कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि इस बार
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से हट के इस बार इकोनॉमी का एक वी शेप रिकवरी होगा। तो ये वी शेप में आपको दोनों सब लोग वी शेप देख के सुन के बहुत एक्साइट हो जाते हैं, राइट? बट याद रखिए वी बनने में पहले गिरावट की जरूरत है, फिर ही बढ़त हो सकती है। हाँ, तो क्या होता है, मार्केट पहले उस गिरावट को डिस्काउंट करती है और मार्केट गिरती है, और फिर जब वो बढ़त इकोनॉमी में दिखे तब मार्केट भी उसके पीछे दौड़ती है। तो ये चीज वी शेप रिकवरी का जो कारण है उसको मैंने डिटेल में कवर किया था। अब मैं आपको खाली पॉइंट आउट करूंगा कि क्यों ऐसे एक उम्मीद है। पहली उम्मीद दूसरी लाइन में देखिए कि ये कुछ ना कुछ वैक्सीन या क्यूर इस कोविड महामारी के लिए कहीं से मिल जाएगा। ऐसी एक उम्मीद है कि किसी न किसी दिन, एक साल के अंदर ये हो सकता है। तो जैसे ही वो हो जाए कि वर्ल्ड की आउटलुक कंप्लीटली बदल देगी, क्योंकि ये डिजीज कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। दूसरी चीज जो है कि ये लॉकडाउन के कारण जो कंटेन कर रहे हैं, हम बाद में देखेंगे इंडिया में भी हमने, तो कंटेन करने से क्या होता है कि हम ज्यादातर जगह को इस महामारी के असर से प्रोटेक्ट करके वहां पे इकोनॉमिक रिकवरी को जल्द पा सकते हैं। तो वो एक सेकंड रीजन है क्यों वी शेप रिकवरी का एक उम्मीद है। और तीसरी चीज है कि वी शेप रिकवरी जब होगा जब इसका सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है, वो बताया मैंने। सप्लाई प्रॉब्लम पहले लाइन में देखिए, सप्लाई प्रॉब्लम के कारण ही ये वी शेप होगी। तो ये सप्लाई को टैकल करेंगे गवर्नमेंट, तभी वी शेप हो सकती है। तो हर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये डिमांड को टैकल कर रहे हैं, और जिस जिस गवर्नमेंट ने सप्लाई के ऊपर ध्यान दिया वहां पे आप वी शेप रिकवरी बहुत जल्द से जल्द पाने की गुंजाइश रख सकते हैं। तो इस स्थिति से देखिए वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन, सभी देशों की हालत यहाँ पे है, डेवलप मार्केट भी है, ओवरऑल ग्लोब जो बीच में ब्लैक लाइन है वो ओवरऑल ग्लोब है, लाल लाइन है इमर्जिंग मार्केट, और उसके अंदर येलो लाइन को हमने चाइना को हटा के, तो साफ क्या दिखता है यहाँ पर कि पहली चीज कि डेवलप्ड मार्केट थोड़े धीरे से रिकवर होने वाले हैं, ग्लोबल ओवरऑल मार्केट थोड़ा ज्यादा फास्ट रिकवर होने वाले हैं। गिरावट सब पे एक ही तरह की है, यानी इस साल का 3% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। तो समझिए 3% नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ माने 3% ईपीएस में भी कटौती आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब बढ़त आती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ कैसे दिख रहा है आपको, इमर्जिंग मार्केट की ग्रोथ बेहतर दिख रही है, जबरदस्त, मगर वो खाली चाइना के कारण है। अगर आपने चाइना को निकाल दिया तो ये येलो वाली लाइन जो बीच में है, इमर्जिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना, वो करीबन ग्लोबल रेट के आसपास ही है। तो एक तरफ आप इससे समझ सकते हैं कि चाइना की रिकवरी फास्ट होने वाली है, उसके बाद होगी इमर्जिंग मार्केट की, उसके बाद होगी डेवलप्ड मार्केट आने वाले दिन में। तो ये वी शेप आपको सामने सब दिख रहा है। तो अब स्थिति है कि अभी डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ द वी में ही है, अभी तक वो अपवर्ड ट्रेंड साफ साफ सामने नहीं दिखी। नेचुरली इसके कारण लोगों जो मार्केट में निवेश करते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन को, उनमें बहुत फर्क होता है कि कोई कहेगा कि ये सेक्टर जल्दी आ जाएगा वापस, कोई कहता है वो आ जाएगा, कोई कहता है कि 3 महीने में हम वापसी देखेंगे, कोई कहता है हम 1 साल के बाद वापसी देखेंगे। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है उसके कारण वॉलेटिलिटी भी ज्यादा है फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ के एक्सपेक्टेशन में ओवरऑल इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट, राइट? तो सेकंड चीज आते हैं, ईपीएस ग्रोथ की बात करी, दूसरी है डिमांड फॉर स्टॉक्स, करेक्ट? याद रखिए अब तो डिमांड में क्या होता है, एक होता है पैसे की क्वांटिटी और दूसरी होती है असेट क्लास के अंदर कंपटीशन, राइट? तो ये दोनों चीज मिला के पी को बढ़ाती है या घटाती है, राइट? तो अब देखते हैं कि क्वांटम ऑफ फ्लोज कैसे रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो आपको मैंने पिछली बार बताया था धन की बात में कि एक अनप्रेसिडेंटल ग्लोबल मॉनेटरी स्टिमुलस इस बार कर चुके हैं ज्यादातर देश, पर खास करके G4 यानी दुनिया के सबसे जाने माने देश, अमेरिका, यूरोजोन एरिया, जापान और यूके। इन्होंने करीबन $2.5 ट्रिलियन अमेरिका से और 655 बिलियन यूरो फेड से, और इस साल उम्मीद है कि करीबन टोटली $13 ट्रिलियन का लिक्विडिटी पंप होगा वर्ल्ड के इकोनॉमी के अंदर, जिसमें 60% करीबन आपको यही दिखेंगे कि अमेरिका से ही आ जाएगा पैसा। और फाइनली ये सप्लाई ऑफ मनी है तो उसके साथ उसकी कॉस्ट भी कट गई है कि करीबन 64 बेसिस पॉइंट्स, 0.64 बेसिस पॉइंट्स इस साल के दिसंबर 19 से गिरावट है, और एक साल और जोड़ दे तो करीबन 1.8%। तो सस्ता पैसा है और बहुत ज्यादा पैसा भी है मार्केट में।
तो पैसा कहाँ जा रहा है? कंपटीशन की बात करी मैंने, तो इस सिनेरियो में क्योंकि आज हम वी के डाउन ट्रेंड में ही है, ज्यादातर पैसा सेफ एसेट्स में चली गई है, यानी सिनेरियो हैज ड्रिवन मनी अवे फ्रॉम रिस्की एसेट्स। तो सेफ एसेट्स में कौन से आते हैं? पहली चीज है गोल्ड। गोल्ड एक सेफ हेवन बनते हैं। जब भी वर्ल्ड में एक इन्फ्लेशन का डर हो या एक वॉर का डर हो, कुछ भी डरावट आती है, तो ऑटोमेटिकली निवेश गोल्ड में पैसा डालते हैं। एक साल का रिटर्न 28%, राइट? ये याद रखिए। सेकेंड चीज एक साल के रिटर्न में याद रखिए फिक्स्ड इनकम, यानी थोड़ी सेफ है, मेरे को इंटरेस्ट यील्ड कूपन से इंटरेस्ट चाहिए। तो अमेरिका में देखिए एक साल में 10 साल की रेट कट जो भी सेंट्रल बैंक करते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म में करते हैं, 90 डेज में करते हैं, मगर ये लॉन्ग टर्म 10 साल की गिरावट, खाली लिक्विडिटी अगर जाती है 10 साल के पेपर में तब भी गिरावट आती है, राइट? तो ये -1.36% की जो गिरावट आप देख रहे हैं, इसका कारण है कि बहुत ज्यादा पैसा यूएस ट्रेजरी में जाके बैठा है एक सेफ हेवन की तौर पर। फिर आते हैं रिस्की एसेट्स में, जहां पे अमेरिकन इक्विटी लीस्ट रिस्की ऑफ ऑल। तो 3 इंडिकेटर है यहाँ पर। डाउ जोन्स का इंडिकेटर में ज्यादा पैसा नहीं गया है, क्योंकि एक साल का रिटर्न, मैं एक साल के ऊपर आपका ध्यान दिलाता हूं, खाली -1.3% का रिटर्न मिला। क्यों? नैस्डैक ने 25% के आसपास रिटर्न दिया एक साल में। कारण ये है कि सेफ्टी के अंदर, डाउ जोन्स के अंदर स्टॉक्स जो होते हैं, 30 स्टॉक है, उसमें कमोडिटी स्टॉक ज्यादा है, और जब वर्ल्ड रिसेशन में जाती है तो कमोडिटी का डाउन ट्रेंड होता है, क्योंकि वो सब प्रेजेंट है उधर, इसलिए नैस्डैक ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनी में है। और जैसे आपको पता है इस डाउन ट्रेंड में भी टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि लोग ज्यादा अभी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से डेटा का भयंकर इस्तेमाल हो रहा है, क्लाउड का भयंकर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस चीज के कारण देखिए कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर, जहां पे उनको सेफ्टी दिखा, क्या इन कंपनियों में ज्यादा हम गिरावट नहीं देखेंगे, उनकी एक्चुअल डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए नास्डैक में आपने 25% की रिटर्न पाई है। इमर्जिंग मार्केट के अंदर आइए, बहुत रिस्की एसेट, तो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में करीबन एक साल में 14% नेगेटिव रिटर्न दिया, यानी पैसा भागा है इमर्जिंग मार्केटों से, राइट? तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है। और इंडिया में भी देखिए -5% की रिटर्न। अब ये स्लाइड से बाहर जाने से पहले, ये वी शेप्ड रिकवरी मैंने इतनी बार कहा ना, क्या सामने दिख रहा है कुछ भी? क्योंकि इकोनॉमी में दिखे या ना दिखे, मार्केट थोड़ा उससे आगे ही उसको डिस्काउंट कर लेता है, राइट? तो मार्केट में ये वी शेप रिकवरी दिख रहा है कि नहीं आपको? यहाँ पे सेकेंड लाइन पे ऊपर आइए, CHG 1 मंथ परसेंटेज, यानी 1 मंथ चेंज इन द मार्केट। क्या दिख रहा है भाइयों? एक बार वो फर्स्ट कॉलम को दिखे जरा। गोल्ड का एक्चुअली नेगेटिव रिटर्न बना है एक मंथ के अंदर, यानी गोल्ड से पैसा थोड़ा हट रहा है, यानी वापस मार्केट रिस्क की ओर बढ़ रहा है। तो इसलिए आप देखिए यूएस का 10 ईयर भी बढ़ गया, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो समझिए पैसा बाहर जा रहा है। सेम टाइम डाउ जोन्स में देखिए, जो एक साल में फ्लैट नेगेटिव थी, अब 8% पॉजिटिव, नास्डैक में भी 8% पॉजिटिव, एसएनपी में भी 7% पॉजिटिव, इमर्जिंग मार्केट में भी 7% पॉजिटिव, और इंडिया में भी 7%। यानी आप क्लियरली देख रहे हैं कि वर्ल्ड जो कि रिस्क को बहुत दूर रह रही थी, रिस्की एसेट से, आज वापस रिस्क की ओर बढ़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वी शेप रिकवरी वर्ल्ड इकोनॉमी में सामने दिख रहा है कुछ डिस्टेंस में, इसलिए 1 महीने के अंदर ये रिकवरी का शुरुआत हो गया है। और 3 महीने में देखिए इमर्जिंग मार्केट में, इंडिया और इमर्जिंग मार्केट में 3 महीने से ही रिकवरी दिख रहा है। क्योंकि क्या उम्मीद मैंने बताया आपको ना, इमर्जिंग मार्केट और इंडिया, ऐसी चाइना सबसे ज्यादा वी से रिकवर होने वाली है, फास्ट रिकवरी। तो यही स्लाइड में से बहुत जानकारी आपको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं तो मनी फिक्स्ड इनकम में गया। देखिए कैसे सभी देशों के फिक्स्ड इनकम के यील्ड भयंकर गिरावट में है, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूके और जापान। एट द सेम टाइम एक खास चीज आपको इस स्लाइड में देखनी चाहिए, यानी एक होता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, एक होता है फिक्स्ड इनकम, एक होता है इक्विटी। इसके अलावा कैश में, यानी मनी मार्केट फंड, जहां पे कुछ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है, वहां पे देखिए कितना पैसा जाके बैठा है। यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स कैश फंड्स में गए थे, आज वो कैश फंड्स में 3.4 यानी 3 गुना। तो ये कैश फंड्स कैसे हैं? वहां पे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे को
गोल्ड में भी अभी भरोसा नहीं है, मेरे को फिक्स इनकम में भी भरोसा नहीं है कि क्या टर्न होता है, मगर मैं वेट करने के लिए तैयार हूं और इक्विटी में वापस डालने के लिए मैं टाइमिंग की इंतजार कर रहा हूं। तो ये 3 गुना प्रीवियस क्राइसिस के माफिक आपको पैसा साइड लाइन में वेट कर रहा है इक्विटी के अंदर घुसने के लिए। एट द सेम टाइम व्हेन क्राइसिस आता है तो क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में से और यहां से पैसा निकलते हैं ना, तो ये जो पैसा कैश में वेट कर रहा है उसका कंपैरिजन विद ओवरऑल मार्केट कैप देखिए प्रीवियस फाइनेंशियल क्राइसिस से कई गुना कम है। बीच में देखिए 8 और 10 लिखा है, तो वो था ग्लोबल फाइनेंशियल, तो वहां से अब देखिए एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट कैप उतना पैसा नहीं गया है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत एक परसेंटेज ऑफ दैट बहुत बढ़िया कैश में गया था। तो ये है म्यूचुअल फंड, क्योंकि ईटीएफ सब रिस्की एसेट क्लासेस में है, एमर्जिंग मार्केट की ईटीएफ होती है, इंडिया की ईटीएफ होती है। तो याद देखिए हर क्राइसिस में पिछले बार, क्योंकि हिस्ट्री हमें सबसे अच्छा सबक सिखाती है, क्या हुआ है हर क्राइसिस में देखिए जितना पैसा निकलता है वो करीबन 1% ऑफ द मार्केट कैप नेगेटिव तक ही निकलता है, उसके बाद बाउंस बैक हो जाता है। तो यहाँ देखिए 2002 से 4 का जो डाउन टर्न था 1% के करीब जाके अटका, फिर 8 से 10 वाला क्राइसिस, फिर 2012 वाला क्राइसिस, फिर 2016 में पहले ही बाउंस बैक हुआ था, अब वाला क्राइसिस में वापस -1% ऑफ मार्केट कैप फ्लोज पहुंच चुके हैं। यानी अभी वक्त सही है, नजदीक पहुंच रहा है ताकि ये वापस ये म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में वापस इंटरनेशनली पैसा वापस आने की उम्मीद हम रख सकते हैं। अगर पैसा वापस आती है तो कितना आ सकती है, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये $3.5 ट्रिलियन की जो बात करी मैंने, तो लॉन्गर टर्म एवरेज आप देखें तो करीबन $2 ट्रिलियन, बॉटम राइट में येलो में मैंने हाईलाइट किया है, करीबन $2 ट्रिलियन की डिमांड इक्विटी मार्केट के अंदर आने की गुंजाइश रख सकते हैं। यानी एक पोटेंशियल टाइम बॉम्ब है जो इक्विटीज को आके एकदम से बढ़ा सकती है। तो कहां जाएगा यह पैसा, नेचुरली इक्विटी के अंदर पहले उनके घरेलू मार्केट में जाएगा, जो अमेरिका का है अमेरिका में जाएगा, जर्मनी का है जर्मनी में जाएगा, क्योंकि वहां पे उनको सेफ्टी दिखता है। इसलिए एसेट एलोकेशन में ये एक अच्छा वक्त है आपको इंटरनेशनल इक्विटीज में निवेश करने के लिए। इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम निवेश करेंगे जब हम निवेश की बात करते हैं, बट आपके लिए मैं ये सोच आपके मन में डालना चाहता हूं कि आपको रिटर्न बनने के लिए इंटरनेशनल इक्विटीज यानी इंडिया से बाहर वाली एक अच्छा मौका दिख रही है सामने, और वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अभी भाइयों कि इस बार एमर्जिंग मार्केट के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि एमर्जिंग मार्केट एक रिस्की मार्केट है, करेक्ट। तो इस एमर्जिंग मार्केट के अंदर रिस्क का पैसा राइट कैसा आ रहा है, तो ये है आपको पिछले साल और इस साल की फ्लोस जो रीजनेबली एमर्जिंग मार्केट जो हमारे साथ कंपटीशन में है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है देश के नाम आप पढ़ सकते हो उधर, फर्स्ट लाइन जो है वो है कैलेंडर ईयर 19 यानी पिछले साल। जैसे आपने देख रहा कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया और इंडिया सबको जबरदस्त पैसा मिला था इंटरनेशनल एफआईआई से, करेक्ट। खाली फिलीपींस को थोड़ा नेगेटिव और थाईलैंड को नेगेटिव था, बाकी सब देशों और सबसे ज्यादा मिला था इंडिया को। मगर इस साल कोरोना महामारी के कारण सभी देशों से पैसा जबरदस्त बाहर निकाला है। तो CYTD होता है कैलेंडर ईयर टू डेट यानी जनवरी से आज तक। और इसमें खास एक चीज आपको मैं बताऊंगा कि आप पहले क्वार्टर को अलग हटाइए, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि फरवरी में कोविड की महामारी चाइना से उसकी बातचीत शुरू हुई थी, एक डर आ गया था, और फिर मार्च में तो जबरदस्त आ गया। तो 3 महीनों में देखिए कितना पैसा जबरदस्त निकला। मगर उसके बाद FYTD है अप्रैल से आज तक, फाइनेंशियल ईयर टू डेट में देखिए अभी भी सभी देशों में नेगेटिव ही चल रही है, यानी इमर्जिंग मार्केट के ऊपर अभी भरोसा नहीं आया है FIS को। खाली इंडोनेशिया में थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा उधर अभी थोड़ा रिस्क कम दिख रहा है उनको, और इंडिया में देखिए इंडिया इज एन एक्सेप्शन, यानी अप्रैल के बाद इंडिया में $4 बिलियन की इनफ्लो आ चुकी है। ये थोड़ी हैरानी वाली बात है, इसको डिटेल में बाद में चर्चा करते हैं, बट आपके लिए ये याद रखिए कि ज्यादातर इमर्जिंग मार्केट से अभी भी रिस्क
पाया जा रहा है और पैसा वहां से बाहर ही निकल रहा है। ऐसी हालत में वैल्यूएशन की बात की, मैंने कहा ना आपको कि ईपीएस ग्रोथ तो घट रही है क्योंकि जीडीपी ग्रोथ घट रही है, तो वैल्यूएशन के अंदर मैंने कहा था कि डिमांड फॉर स्टॉक्स, करेक्ट। तो आपने देखा अभी फ्लोज बाहर जा रहे हैं, तो नेचुरली वैल्यूएशन AKA माने आल्सो नोन एज पी रेशियो, यानी हम कभी वैल्यूएशन बात करेंगे कभी पी रेशियो, समझ लीजिए कि दोनों एक ही चीज है। कि आज इमर्जिंग मार्केट करीबन 30% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं डेवलप्ड मार्केट के हिसाब से। मैं यूं क्यों कह रहा हूं कि ऑलवेज जब ग्रोथ सामने दिखने लगती है तो ये 30% एक हलवा की तरह उनके सामने दिखेगा। आप देखेंगे कि जबरदस्त वापस फ्लोज इमर्जिंग मार्केट में आ सकते हैं, पर ये वी शेप्ड रिकवरी की कुछ ना कुछ एक आंकड़े सामने दिखने की जरूरत है। मगर वैसे तो बहुत जबरदस्त डिस्काउंट में आज इमर्जिंग मार्केट्स ओवरऑल बिक रही है। हम आते हैं हमारे देश की मार्केट के, जो हमारे लिए दिलचस्पी रखती है, हमारा ध्यान भी उसी के ऊपर होना चाहिए। तो एफआई आउटलुक जैसे मैंने बताया था प्रीवियस टेबल से, इंडिया के लिए फेवरेबल बन गया है। कितना था फेवरेबल? $4 बिलियन, राइट। तो एक चीज याद रखिए कि इंडिया रिलेटिवली ऑलवेज एक अट्रैक्टिव मार्केट रहा है एफआईएस के लिए। उसका कारण मैंने डिटेल में आपको पिछले बार बताया था कि ये चाइना अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बोलते हैं, उसके कारण इंडिया ऑलवेज एक प्रीमियम में है। तो ये ग्रीन वाला लाइन जो देख रहे हैं वो इंडिया इज प्रीमियम विद एमर्जिंग मार्केट। तो देख रहे हैं आप, जबरदस्त प्रीमियम में ऑलवेज इंडिया ट्रेड कर रही है, और वर्ल्ड के हिसाब से भी इंडिया ऑलवेज प्रीमियम में ट्रेड कर रही है। पर रिसेंटली एंड में मैंने सर्कल किया हुआ है, दिख रहे वो प्रीमियम थोड़ी कट गई है, और लास्ट में देख रहे हैं वो इंप्रूव भी हो रही है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया का प्रीमियम, हिस्टोरिकल प्रीमियम, जो डॉटेड लाइन बीच में आपको दिख रहा है, ये है लॉन्ग टर्म प्रीमियम एवरेज। तो एवरेज से नीचे चल गई थी, तो इसलिए एफआईएस ने देखा कि अरे भैया लॉन्ग टर्म इस मार्केट में हमारा इतना भरोसा था, अब इतना गिर गया, क्या इसमें कुछ ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो वापस आ जाएंगे इस मार्केट। तो दिख रहे हैं लास्ट में, देखिए वो वापस शूट अप होके अभी वापस इंडिया लॉन्ग टर्म प्रीमियम के करीब आ चुकी है। तो इंडियन मार्केट के एफआईएस की आउटलुक, ये पॉजिटिव आउटलुक जो दिख रही है इस हालत में, उसका कारण क्या है? कारण पहली चीज है कि एफआईएस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप स्टॉक मार्केट की रिटर्न, डेट मार्केट की रिटर्न, इंडिविजुअल स्टॉक की रिटर्न, ये सब बाद में। भैया पहली चीज उनको चाहिए कि क्या करेंसी के कारण मेरे को लाभ होगा या नुकसान होगा। अब लाभ कब होगा, नुकसान कब होगा? जब करेंसी स्ट्रेंथन होती है तो एफआईएस के लिए लाभ, और करेंसी वीक होती है तो एफआईएस के लिए नुकसान। तो पहली चीज वो स्टडी करते हैं कि ये देश की करेंसी की स्टेबिलिटी कैसी है, क्योंकि अगर स्टेबल करेंसी है तो फिर वो बाकी चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और करेंसी स्टेबिलिटी के लिए हमारे साथ बहुत बड़ी पॉजिटिव्स है। पहली पॉजिटिव है कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सब कल ही उन्होंने $500 बिलियन की लेवल पार गई थी, ये हिस्टोरिक हाई है। और इसका एडवांटेज क्या है कि ये रिजर्व बैंक के पास जो पैसा पड़ा है, जो कभी भी देखिए कुछ वॉलेटिलिटी रुपये में आती है तो रिजर्व बैंक जाके उधर कंट्रोल कर सकती है, और रुपये डॉलर रेट को स्टेबल रखने की एक ताकत हमारे पास है। तो ये एफआईएस के मन में ये पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है आज की स्थिति में, वो ये है कि हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक के पास एक भंडार है, खजाना में बहुत डॉलर है, जिससे वो करेंसी को डिफेंड कर सकते हैं। सेकेंड चीज, हम 80% हमारा क्रूड इंपोर्ट करते हैं ना, तो जैसे ही इंपोर्टेड प्राइस बढ़ती है तो हमारी इंपोर्ट बिल बढ़ती है, तो हमारी ट्रेड डिफिसिट बढ़ती है, फिर करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ती है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ती है। मगर आपको पता है ये कोविड महामारी के कारण क्रूड के दाम में भयंकर गिरावट आई है, तो नेचुरली ये रुपये के लिए एक बहुत पॉजिटिव स्टेबल चीज है। क्योंकि इसके साथ इसकी जुड़ी हुई और एक बात जो है कि गवर्नमेंट ने भी ये पेट्रोल दाम की गिरावट अपने पब्लिक को पास ऑन नहीं किया, इनफैक्ट अभी प्राइस को हाइक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के अपना आमदनी को भी बढ़ा दिया, तो उनकी फिस्कल डेफिसिट में जो कमी आ रही थी उसको थोड़ा कम कर दिया। ये फिस्कल डेफिसिट और एक बात है, क्योंकि एफआईएस के लिए अगर एक देश की डेफिसिट बढ़ती जाती है तो रिस्क भी बढ़ती है, तो नेचुरली अल्टीमेटली वो रेटिंग एजेंसी की रेटिंग में दिखेगा। तो रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग भी आपने देखा, मूडीज ने डाउनग्रेड एक लेवल किया, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड में रखा है, बाद में स्लाइड दिखाऊंगा शायद। और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने रीअफर्म कर दिया इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग इंडिया का। तो ये चीज क्यों आ रही है? क्योंकि
क्रूड की प्राइस ड्रॉप से गवर्नमेंट ने अपने फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा कंट्रोल में रख दिया, तो ये करेंसी के लिए भी बहुत एक पॉजिटिव है। तीसरी चीज कि रुपी ऑलरेडी करीबन एक साल में 9% उसका वीकनिंग ऑलरेडी हो चुका है। तो एफआईएस का यह भी मानना है अरे 9% ऑलरेडी वीक हो चुकी है, 3 साल में 18% की वीकनिंग हो गई है, तो आने वाले साल 2 साल 1.5 साल में उतना ज्यादा वीकनिंग हम रुपी से उम्मीद नहीं रख रहे हैं। तो ये करेंसी की ओर से एक बहुत मजबूत सपोर्ट मिल रही है एफआईएफ फ्लोस के लिए। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट को फ्लोस के जरिए डीआईआई के फ्लोस भी जबरदस्त है। इनफैक्ट डीआईआई फ्लोस आज करीबन 30% ऑफ द मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड्स इसमें खास तौर के, इसके अलावा एलआईसी भी है, इंश्योरेंस कंपनियां भी है, पर खाली म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये देखिए चीज में आपको राइट हैंड साइड देखिए, तो पहली चीज मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, यानी JFM माने जनवरी फरवरी मार्च। एफआईआईस ने, जैसे मैंने पहले बिलियन डॉलर में बताया, आज अभी करोड़ में बता रहा हूं कि 48,000 करोड़ रुपए एफआईआईस ने निकाले जब कोविड की महामारी की खबर आ गई थी। तब देखिए म्यूचुअल फंडों ने करीबन 39,000 करोड़ की खरीदारी करी, और ये सोचिए इसके बावजूद मार्च में इतना करेक्शन हुआ मार्केट में। अगर म्यूचुअल फंड्स खरीदारी नहीं करते तो समझिए कि कितना गिरावट हो सकता था। तो जब एफआईआईस बेच रहे थे, हमारी म्यूचुअल फंड उधर खरीदारी कर रही थी, तो ये एक सपोर्ट। वेयरएज अब देखिए बात फाइनेंशियल ईयर टू डेट, लास्ट कॉलम में आ जाइए, 31,000 करोड़ एफआईआईएस ने इन्वेस्ट किया है, बट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने 4,000 करोड़ की बिक्री करी है। क्यों, बाद में बताता हूं, क्योंकि जैसे एफआईआईएस खरीदते हैं तो जहां पे उनको प्रॉफिट बुकिंग करना है तो वो बेच डालते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया था, तो एक प्रॉफिट का सोच में म्यूचुअल फंड्स ने भी थोड़ी खरीदारी बिक्री करी है। और यहाँ आप देख रहे हैं तो लास्ट नेट यानी कल परसों में जो हुआ, एफआईआईएस ने भी 500 करोड़ की खरीदारी करी और म्यूचुअल फंड ने भी 1000 करोड़ की खरीदारी करी। तो डोमेस्टिक फ्लोस भी सपोर्ट दे रहे हैं, और आप लोगों से सपोर्ट भी है म्यूचुअल फंड को कि करीबन 8,000 करोड़ की एसआईपी फ्लोस मंथ ऑन मंथ म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मिल रही है, जिससे वो खरीदारी कर सक रहे हैं, राइट। तो ये फ्लोस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मगर इंडिया में भी ये वी शेप्ड की बात है, तो इमीडिएट अर्निंग्स आउटलुक बहुत बहुत वीक है, राइट। तो आप देखें तो एक्चुअली निफ्टी की ईपीएस की ग्रोथ की ट्रेंड इस साल के खराब ग्रोथ के कारण करीबन 18 से 21 3 साल में जस्ट 2.5% पर एनएम की ईपीएस की ग्रोथ की उम्मीद है। और अगर साल का ग्रोथ ओवरऑल मार्केट का देखें, यहाँ पर FY20 का, राइट, पूरे कंपनीज का नहीं है, 333 कंपनीज का ही है अभी तक, तो ओवरऑल मार्केट का 10.5% पीएससी ग्रोथ हुआ है। और अगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में देखें तो करीबन सिमिलर लेवल पे है। क्या चीज दिख रहा है आपको, बैंकों का प्रॉफिट अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि बैंक को हटा देने से आप देखिए कैसे अर्निंग्स बढ़ रहा है। तो बैंक को एक्सक्लूड करने से बैंक की प्रॉफिट में जो गिरावट आई है वो भी सामने देख रहे हैं कि मिड कैप में करीबन 8.8% पीएटी ग्रोथ था, ईपीएस ग्रोथ था, मगर बैंक को हटाएंगे तो करीबन 15%, यानी नॉन बैंकिंग इकोनॉमी में ओवरऑल साल में अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक रही है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये लास्ट क्वार्टर में जाए तो ओवरऑल मार्केट में करीबन 14% नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ हुआ है। तो कोविड महामारी का असर आपको सीधे यहाँ दिख रहा है, और ये ओवरऑल मार्केट फर्स्ट लाइन है, उसके बाद निफ्टी और बीएसई आते हैं। पर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पे कि लार्ज कैप की गिरावट -2.8, मिड कैप में -53% अर्निंग्स ग्रोथ, और स्मॉल कैप में -95%। यानी इस क्वार्टर जो जनवरी फरवरी मार्च लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर में भयंकर असर पड़ा है इकोनॉमी के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, और अपने स्टॉक मार्केट वाली छोटी कंपनियों के ऊपर ज्यादा असर पड़ा है। तो इसका असर स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स के ऊपर बाद में देखते हैं, मगर इकोनॉमी की ये हालत क्यों हुई, क्या देखिए कि क्या हो रहा है कि जीवीए जो बात कर रहे हैं हम, वो जीडीपी का एक हिस्सा है जिसका मानना है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये क्यों देखते हैं, क्योंकि जीडीपी में अगर आप जमीन से आयरन ओर को निकालते हैं और बेचते हैं तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे ना,
तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो उसका दाम है वही रिफ्लेक्ट होता है, और वैल्यू एडिशन होती है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर की, जो कामकाज जो करते हैं, यानी आयरन ओर का लेकर उसको स्टील बनाते हैं, स्टील से फिर गाड़ी बनती है, उसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो जी भी ये ग्रोथ देखिए उसका भी वी शेप रिकवरी, और हमारा मानना है कि दिवाली तक लगेगा ये नेगेटिव वाई जो ग्रोथ दिख रहा है जीडीपी का, उसको इरेज करके एक पॉजिटिव क्षेत्र में आने में एटलीस्ट दिवाली तक लगेगी। तो नियर टर्म आउटलुक पिछले क्वार्टर का खराब था, नियर टर्म आउटलुक भी खराब ही है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो बात मैं करता हूँ वापस की मार्केट की ध्यान वी शेप वर्सेस यू शेप। आज अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड कब दिखेगी इसको देखने के लिए फर्स्ट चीज वैल्यूएशन पे देखिए। तो अब स्थिति क्या है, अर्निंग्स करंट ईपीएस का इंपैक्ट हो गया है, मगर वैल्यूएशन में क्या हो रहा है, डिमांड फॉर स्टॉक्स आ रहा है मगर अर्निंग्स ग्रोथ डाउनवर्ड रिवर्स हो रही है। तो ये काउंटर फ्लो है, एक तरफ फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ को नीचे गिरा रहे हैं एनालिस्ट, बट एट द सेम टाइम पैसा मार्केट में जबरदस्त आ रहा है। तो ये दोनों की जो झगड़ा और मारामारी हो रही है उसके कारण ही आपको वॉलेटिलिटी दिख रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। और ये जो पैसा जो डोमेस्टिक इक्विटीज के अंदर आ रहा है ना, एक एफआईएस का आ रहा है और एक म्यूचुअल फंड्स का आ रहा है, उसके अलावा एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनियां भी खरीदारी कर रही है। तो कहाँ जा रही है ये पैसा? तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखना चाहिए, आप लोगों का ध्यान तो स्टॉक्स के ऊपर होता है, मगर एक फंड मैनेजर जब जाके खरीदारी करता है जरूर स्टॉक को स्टडी करता है, मगर उससे पहले वो सेक्टर को स्टडी करता है, क्योंकि फ्रेमवर्क जो होता है स्टॉक मार्केट के अंदर वो होता है EIC। ई माने इकोनॉमी, आई माने इंडस्ट्री या सेक्टर, और सी माने कंपनी। तो इसकी रूल ये होती है कि पहले इकोनॉमी की स्टडी करो, हमने भी देखा इकोनॉमिक आउटलुक, उसके अंदर स्टडी करो सेक्टर को, फिर उसके अंदर कंपनी को। तो पहले स्टॉप होती है सेक्टर के ऊपर, और अगर आप फंड मैनेजर की खरीदारी यानी मार्केट की पार्टिसिपेंट्स की खरीदारी कहाँ जा रहा है पैसा देखना है, तो आपको पहले सेक्टर आउटलुक को ही देखना पड़ेगा, उसके बाद स्टॉक का उसके अंदर आ जाता है। तो सेक्टर आउटलुक पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो सेक्टरल इंडिसेस में देखिए क्या हो रहा है इधर। तो यहाँ हम देखेंगे तो मैंने उसका लेवल दिखाया है क्लोज में फर्स्ट कॉलम में, फिर 1 मंथ का रिटर्न, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 साल का और 3 साल का। ये है सेक्टरल स्टॉक मार्केट इंडेक्स का रिटर्न। और यहाँ पे जो सेक्टर में लिखा है, अब ये सोचिए कि पहले हम बैंकिंग है, उसके बाद ये सब सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर्स हम मानते हैं। बैंकिंग को भी क्योंकि हाल में थोड़ा प्रॉब्लम एनपीएस और इसके कारण थोड़ा ये रिस्की लग रहा है, मगर ओवरऑल एक बैंकिंग सेक्टर ऑलवेज एक सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर आपको मानना चाहिए। तो बैंकिंग है, फिर आईटी और टेक है, ब्लू लाइन में पढ़िए, फिर फार्मा है, फिर कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के अंदर एफएमसीजी सेफ्टी है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो थोड़ी रिस्की है, और फिर साइक्लिकल इंडस्ट्रियल सब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मैं क्यों इतना ध्यान दे रहा हूँ इसके ऊपर? अब आते हैं 1 साल के रिटर्न, जैसे हम इंटरनेशनल में देखे थे वैसे ही देखेंगे। तो 1 साल में देखिए क्या हुआ है, सब लाल निशान, यानी सभी सेक्टर्स में से पैसा बाहर निकला है। जब बिक्री हो रही थी तो यूनिफॉर्मली बारिंग एक, कौन सा सेक्टर आपको रहा है, हेल्थ केयर यानी फार्मा। फार्मा की खाली बढ़त क्यों हुई इस हालत में? क्योंकि अल्टीमेटली कोरोना वायरस का मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम का आपको मेडिकल ही सॉल्यूशन आना पड़ेगा, एक ना एक दिन एक वैक्सीन या एक क्योर तो डिस्कवर होना चाहिए। तो इसमें फार्मा का आउटलुक बुलिश रहा है सभी फंड मैनेजर्स के पास, क्योंकि किसी भी देश में कौन सी भी फार्मा कंपनी अगर इसका वैक्सीन या क्योर पहले उसको ढूंढ ले आती है और उसका अप्रूवल मिल जाता है, उसको पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े बड़े कारखाने और ज्यादा लेबर फोर्स इंडिया में ही मौजूद है। तो इंडियन जेनेरिक कंपनीज को, सभी कंपनियों को कुछ ना कुछ उस ऑर्डर में एक हिस्सा मिलेगा ताकि उनके बिजनेस बढ़ सके। तो इंडिया विल बी अ बिग बेनिफिशियरी दैट कौन से भी देश से ये एक क्योर या वैक्सीन डिस्कवर होता है तो प्रोडक्शन उसका ज्यादातर इंडिया में होना चाहिए। तो सभी कंपनियों को एक पॉजिटिव आउटलुक है, इसलिए ज्यादा फंड मैनेजरों ने जाके उधर खरीदारी करिए। तो वो ग्रीन क्षेत्र में है, चाहिए अभी 3 साल का रिटर्न भी ग्रीन में हो गया हेल्थ केयर का। उसके अलावा सभी में नेगेटिव, बट कौन से नेगेटिव ज्यादा, साइक्लिकल में ज्यादा 37% प्लस के, और बैंकिंग में ज्यादा। बैंकिंग में तो आंसर पता है,
क्योंकि ये एनपीए मॉरेटोरियम, इसके कारण एक डर है मार्केट में कि बैंक्स और एनबीएफसीज की हालत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे फाइनेंशियल सर्विसेज भी जुड़े होते हैं ना, एनबीएफसी भी जुड़े होते हैं, इनमें बहुत असर दिखेगा। इसलिए एक एक बिक्री हो गई अक्रॉस दो सेक्टर्स। और वहां पे कम बिक्री कहां पे हुई? एफएमसीजी में, क्योंकि कंजम्पशन के ऊपर सब लोगों की उम्मीद थी कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा डालेगा लोगों के हाथ में, तो कंजम्पशन तो प्रोटेक्टेड रहेगा, वो भी बेसिक लेवल कंजम्पशन, जैसे एफएमसीजी, जैसे अपने रोज के जो इस्तेमाल की चीज है उसमें। और आईटी और टेक में भी कम बिक्री हुई, क्योंकि एक सपोर्ट, आईटी को सेफ मान रहे थे, क्योंकि जैसे इवन रिसेशन आ जाता है इंटरनेशनली, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ कंपनियां अपने कॉस्ट को टाइटन करती है रिसेशन में, तो वो आउटसोर्स करती है ज्यादा काम, तो आईटी को एक बेनिफिट आ सकता है, इसलिए गिरावट उतना नहीं हुआ आईटी के अंदर। ये एक साल का रिटर्न की बात अब तक मैंने किया। अब एक महीने के रिटर्न के अंदर आइए, ये वी शेप्ड रिकवरी जो इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको देखिए एक महीने में सब के सब सेक्टर आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। यानी मार्केट क्या कह रही है? मार्केट में ये वी शेप्ड रिकवरी की शुरुआत हो चुकी है, यानी इकोनॉमी में वी शेप्ड रिकवरी। मार्केट तो इसलिए कहते हैं स्टॉक मार्केट को कि स्टॉक मार्केट इज अ लीड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जिसकी ग्रीन लेवल में ज्यादा है? आप टेबल के बॉटम में आइए, यानी साइक्लिकल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, जैसे रियल्टी में 14%, कैपिटल गुड्स में 5%, मेटल में 10%, यानी जो इकोनॉमी सेंसिटिव चीजें हैं वो बढ़ने लगी है। वैसे कंजम्पशन के अंदर भी देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो जो रिस्कियर है वहां पे देखिए बढ़त ज्यादा है, यानी मार्केट धीरे धीरे रिस्क कंफर्टेबल हो रही है। और इसलिए बैंकिंग सेक्टर में भी थोड़ी रिवाइवल दिख रही है, और आईटी टेक और हेल्थ केयर में तो वो जो डिफेंसिव पैसा है वो तो कंटिन्यूस जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी सोच है कि मार्केट आपको कह रही है कि मेरे को सामने वी शेप रिकवरी दिख रही है, ये आपको मार्केट से जानकारी सामने दिख रही है, तो वो एक चीज है। सेकेंड, तो ये रिकवरी दिख रही है, तो वे फॉरवर्ड रिकवरी के लिए क्या सचमुच में ये मार्केट सही प्रेडिक्ट कर रही है? इसके लिए कुछ इकोनॉमी के अंदर भी थोड़ा देर के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो पहली चीज, हमने वर्ल्ड में सबसे सिवियर लॉकडाउन किया। पिछली बार आपने सुना होगा मुझसे कि 10 के नंबर हाईएस्ट लॉकडाउन हमने 4 हफ्ते के लिए रखे, मगर वो लॉकडाउन का जो फेवरेबल है यानी नेगेटिव, यानी हमारी वीक की डाउन ट्रेंड कोविड के अलावा लॉकडाउन के कारण और भी गिर गई थी हमारी जीडीपी ग्रोथ, मगर हमारी रिकवरी भी। तो यहाँ पे देखिए पूरे इंडिया के अंदर ग्रीन ही ज्यादा है, मगर लाल निशान बहुत कम है, जो है कंटेनमेंट जोन। पहले हम रेड ऑरेंज ग्रीन में इसको भाग कर रहे थे, अब ऐसा नहीं है, कंटेनमेंट है और ओपन जोन है। तो क्या चीज है इसमें? एक चीज यहां से देखकर आप बताएंगे अरे तो जबरदस्त रिकवरी होनी चाहिए, नहीं 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 भाई वाह, हेडलाइन पड़ी है, क्या है? जीडीपी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द रेड कंटेनमेंट जोन। तो वाइल ब्रॉडर इंडिया में रिकवरी, रूरल इंडिया में रिकवरी जबरदस्त जल्दी आ सकती है, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ के अंदर उनका असर उतना नहीं है जिनके ये लाल निशान वाले क्षेत्र है। मगर डेफिनेटली हमारी जो कंटेनमेंट की लॉकडाउन के प्रोग्राम, आपको मानना होगा कि ये सक्सेसफुल रहा है, कि हमने ज्यादातर इंडिया के, भारत को कहूंगा मैं, हमने बचा लिया इस महामारी के बुरे असर से। पहली चीज। सेकेंड चीज, गवर्नमेंट ने 21 लाख करोड़ की रिफॉर्म इनसे ये स्टिमुलस अनाउंस करी थी, जैसे मैंने डिटेल में बताया। इससे ज्यादा शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन का कोई बूस्ट नहीं था, डायरेक्ट पैसा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं दिया, मगर गवर्नमेंट ने ये इस मौके को इस्तेमाल करते हुए ये क्राइसिस को वेस्ट नहीं किया, और बहुत से रिफॉर्म्स जो कि हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स को घुसा दिया। सब टेबल में है, मैं एक सेकंड के लिए उधर छोड़ता हूं, जैसे मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, तो पढ़ लीजिए। तो पढ़ लिया मैं मानता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड पिछले बार भी था ये स्लाइड। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी एक फ्यूचर पॉजिटिव है। अब स्पेसिफिक एक्शंस भी गवर्नमेंट ले रही है, जैसे देखिए ये है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स की बात। जैसे देखिए लास्ट में कोविड महामारी के कारण ये टॉप लाइन एक्सपोर्ट है, बॉटम लाइन इंपोर्ट है। इंपोर्ट गिर रही थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, जबरदस्त हमें चाइना से एक्सपोर्ट्स हम छीन रहे थे,
30% पर एनम एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा था, मगर ये महामारी के कारण एकदम से सप्लाई साइड का इंपैक्ट आया, तो गवर्नमेंट ने तुरंत एक $6.7 बिलियन एक्सपोर्ट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोग्राम को लॉन्च किया टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट भी सही दिशा में, सही तरह से, जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है और फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ बढ़ सकती है, वहां पे ध्यान अपना लगा रही है। तो देखिए यहाँ पर डेटा जो आज आया है कि एक्सपोर्ट्स आर नॉर्मलाइजिंग फास्टर देन इंपोर्ट्स। भाइयों, एक्सपोर्ट्स 36% गिरे हैं, वेरएस अप्रैल में 60% गिरे हैं, और वेरएस इंपोर्ट्स 51% डिक्लाइन वर्सेस 58%। तो और अगले पैरा में देखिए सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंप्रूवमेंट है, राइट। तो नेचुरली ऑयल का लो इंपोर्ट और गोल्ड की इंपोर्ट भी गिर गई क्योंकि गोल्ड की दाम बढ़ गई। तो लास्ट लाइन में देखिए हमारी ट्रेड डेफिसिट नैरो हो गई। तो ये ग्रीन सिग्नल दिख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा फास्ट नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो ओवरऑल इस महीने में, मई में, हमारी ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो गई है, और शायद करंट अकाउंट भी अगले महीने पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारी करेंसी के लिए पॉजिटिव है और हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए भी पॉजिटिव है। इसके अलावा नरेगा की जॉब डिमांड अब इस मई को प्रीवियस मई से कंपेयर करें तो करीबन 40% नरेगा का जॉब डिमांड बढ़ा है, यानी लोग जाके नरेगा के अंदर काम करने के लिए तैयार है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ रहा है। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए ओवरऑल इंडिया में, अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट वीक ऑफ मई में जो पीक दिखा था उससे अभी भयंकर इंप्रूवमेंट हो गया है। तो ये सब ग्रीन शूट्स जो सामने दिख रहे हैं आपको, राइट, यही मार्केट भी डिस्काउंट कर रही है। ये था अनएम्प्लॉयमेंट वाला डेटा। फिर ये देखिए शॉर्ट फ्रीक्वेंसी कुछ इंडिकेटर्स में दिखाऊंगा आपको क्यों मार्केट के लिए फ्यूचर पॉजिटिव दिख रहा है। एक, इंडिया में ट्रैफिक कंजेशन, यानी ट्रैफिक कंजेशन से हमें डर है, मगर कोविड के कारण तो बिल्कुल घट गया था ना। अब देखिए कंजेशन न्यू दिल्ली में हो, बेंगलुरु में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, सभी जगह कंजेशन बढ़ रही है, यानी एक्टिविटी थोड़ी नॉर्मल बन रही है। तो डेली रजिस्ट्रेशन, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अप्रैल में भयंकर गिर गई थी, मार्च के माफिक, मई में और गिरी, मगर जून में देखिए अब तक करीबन 3 गुना मई के ऊपर, यानी व्हीकल खरीदारी बढ़ रही है। और ई-वे बिल्स, राइट, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्स है ना, वो देखिए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट मई में अप्रैल के माफिक बढ़ गया, और जून में अब तक जो बढ़ा है वो जबरदस्त बढ़ा है, राइट। फिर एप्पल फोन के अंदर जो लोग डायरेक्शन पूछते हैं, मेरे को ये जगह से ये जगह कैसे पहुंचना है, वो डायरेक्शन रिक्वेस्ट एक इंडिकेटर है आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। देखिए ओवरऑल इंडिया में मुंबई, दिल्ली, तीनों जगह ये डायरेक्शन रिक्वेस्ट भी बढ़ रही है। पावर जनरेशन, आप सप्लाई साइड की प्रॉब्लम करें ना, पावर की जनरेशन कब होगी, जब सप्लाई में फैक्ट्रियां चालू होगी। तो पावर जनरेशन देखिए जून में कैसे जबरदस्त एक बढ़त दिखा रही है। और तो अल्टीमेटली हम मानते हैं कि रिटर्निंग टू ग्रोथ इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि इस साल हम -4.2% जीडीपी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो अगले साल +10.9%, ये वी शेप रिकवरी का आपको कुछ मालूम चाहिए तो यही है। क्योंकि वाई ओ वाई जब कंपेयर करते हैं, एक बेस गिरता है, इस साल का बेस गिरा है, तो अगले साल की जो डेटा आंकड़े आएगी वो इतनी जबरदस्त पॉजिटिव आपको दिखेगी, राइट। तो इस हालत में मैं सुंदरम की पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बताता हूँ, क्योंकि जो भी मैं बात करता हूँ हमारे पोर्टफोलियो में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक समरी आप मान लीजिए कि हमने फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्ट्री और इंडस्ट्रीज को इतने महीनों से कम दिखा है, क्योंकि अभी वी डाउन है, अभी धीरे धीरे मार्केट में रिकवरी हो रही है। तो जो ऑलरेडी हमारी एक्सपोजर है उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, और उसके अंदर फाइनेंशियल के अंदर हम लार्ज प्राइवेट बैंक और गुड क्वालिटी एनबीएफसी के ऊपर याद रखिए कि बैंक और एनबीएफसी के में छोटे बैंक, वीक बैंक की बहुत एक ये हो सकती है, नुकसान हो सकती है भयंकर, और अच्छे बैंक जो है उनको मार्केट शेयर इंप्रूव करके उनका धंधा और बढ़ने की एक गुंजाइश होगी। तो खास करके हम क्वालिटी के पीछे ढूंढ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगले लाइन में देखिए जो भी बैलेंस शीट लिवरेज थे, यानी जो बहुत बोरो करते हैं, उससे हम दूर रह रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगी नहीं, मगर बिजनेस घटेगी, प्रॉफिट घटेगी, तो उनका रिस्कीनेस भी बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंपनियों से हम दूर रह रहे हैं। फिर डिफेंसिव की ओर पॉजिटिव, जैसे डिफेंसिव कौन सा मैंने बताया, जैसे नॉर्मल कंजम्पशन, एफएमसीजी वाला, फार्मा वाला, यूटिलिटी जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, स्पेशलिटी केमिकल्स जहां पे हम चाइना से बहुत धंधा यहाँ आते हुए देख रहे हैं, और टेलीकॉम, क्योंकि अब सब लोग
अपना 3G डेटा 4G डेटा और जबरदस्त नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नेचुरली उनकी बिजनेस की आउटलुक भी बहुत पॉजिटिव है, राइट। तो आईटी में भी हम पॉजिटिव है, थोड़ी अभी नेगेटिव है, तो धीरे धीरे हम पॉजिटिव बन रहे हैं क्योंकि वहां पे बोरिंग ज्यादा नहीं होता है और कॉस्ट सेविंग्स की पोटेंशियल डिजिटल और क्लाउड से भी आती है। तो ऐसे सेक्टर में हमारी सोच है कि जैसे बेंचमार्क होता है उससे सेक्टर न्यूट्रल में हम रहे, बट एट द सेम टाइम लास्ट लाइन में हम रीजनेबली वैल्यूड स्टॉक्स को एक ग्रोथ फोकस जिसका है उसमें बढ़ा रहे। तो ये सोच इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, और इसके बेसिस पे सेम थिंग हम बता रहे हैं कि कहां पे हम ओवरवेट है, एफएमसीजी, फार्मा, फाइनेंशियल, टेलीकॉम सर्विसेज, 1 2 कहां पे हम अंडरवेट है, नेगेटिव, आईटी, ऑयल एंड गैस, एनबीएफसी, ऑटो, इंफ्रा। तो ये सब इसमें कुछ चीज आप देखें कि रिसेंटली ये बढ़ रहा था, तो वहां पे धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, बट अब की जो आउटलुक है उसकी हम सावधानी रखेंगे। और जो सेक्टर में हम न्यूट्रल है, जहाँ पे हम आसानी से क्विकली हम अपना पोजीशन को बढ़ा सकते हैं, वो है प्राइवेट बैंक्स और बिल्डिंग मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, रिटेल, कैपिटल गुड्स, ऐसे क्षेत्र, राइट। तो ये सेक्टरल आउटलुक था ना, तो ये सेक्टरल आउटलुक ही बनता है आपको मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप। तो अभी मार्केट कैप के ऊपर आते हैं, तो अब देख लीजिए ये वाली और सेम फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं। तो पहले 2 रो है सेंसेक्स और निफ्टी, यानी लार्ज कैप कंपनी, फिर मिड कैप आती है, फिर स्मॉल कैप, फिर ओवरऑल सीएनएक्स 500 जो एक ब्लेंड होता है, राइट। तो एक साल के लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्या आपको दिख रहा है कि गिरावट आई थी, सब में आई थी भयंकर, करेक्ट। क्या है कि स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा गिरावट आया था, वैसे तो मिड कैप और लार्ज कैप में इक्वल, यानी नेगेटिव 15 to 18% रिटर्न। 3 साल में देखिए भयंकर मारी हुई है स्मॉल कैप और मिड कैप में, लार्ज कैप में थोड़ा डिफेंसिव प्रोटेक्ट किया था 3 साल के अंदर। क्यों ये बात, ये याद रखिए, ये 3 साल और 1 साल में की इंडियन इकोनॉमी, जैसे मैंने पिछले वेबिनार में भी बताया था आपको, हमारी वर्ल्ड में एक पॉजिटिव आउटलुक थी कोविड के पहले, मगर हमारे देश में कुछ 1.5 2 साल से ही एक रिसेशनरी और डाउन ट्रेंड आउटलुक चल रही थी। क्या कारण था, एनबीएफसी क्राइसिस एक कारण था, नेगेटिव फूड इन्फ्लेशन एक कारण था। तो ये उसका असर आपको इंडेक्स में 3 साल में क्लियर दिख रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जुड़े हुए स्मॉल कैप और मिड कैप, वहां पे उधर ज्यादा आपको असर है। और 1 महीने के अंदर आएंगे तो ये वी शेप्ड रिकवरी का हालत देखिए कि मिड कैप लार्ज कैप करीबन 7-8% बढ़े, तो स्मॉल कैप 11% बढ़ा है। तो नेचुरली मार्केट भी रिस्क की ओर 1 महीने के अंदर धीरे धीरे बदलने शुरू कर दिए। और इसका कारण है कि हर सेक्टर में देखिए, यहाँ पे मैं पॉइंट आउट करूँ कि निफ्टी में बैंक्स और सॉफ्टवेयर ये दोनों 40% है, यानी सेफ्टी है बिल्कुल। वेरएज आप स्मॉल कैप में देखिए, अभी फार्मा क्योंकि जबरदस्त बढ़त आई है, फार्मा बढ़ गया, नहीं तो फार्मा के अगले देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, केमिकल्स है। तो स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्की सेक्टर्स हैं, लार्ज कैप में ज्यादा सेफ्टी। इसलिए जो रिटर्न की सीट दिख रहे हैं ये आपको क्लियरली बता रही है कि रिस्की साइक्लिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बढ़त के पीछे ही स्मॉल कैप इंडेक्स का बढ़त आपको दिख रहा है कि मार्केट फ्यूचर इकोनॉमिक रिकवरी को डिस्काउंट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में जबकि मार्केट में ये बढ़ रही है बट अर्निंग्स ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो वैल्यूएशन का भी एक सोच होना चाहिए हमें कि क्या हो रहा है वैल्यूएशन के अंदर। तो एक फॉरेनर के हिसाब से आप देखें तो एमएससीआई इंडेक्स वो फॉलो करते हैं। तो लार्ज कैप में देखिए लॉन्ग टर्म एवरेज में पी रेशियो आपको करीब आज लॉन्ग टर्म एवरेज के नजदीकी है, यानी इंडिया ना ही बहुत ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। मगर नीचे की लाइन देखिए प्राइस टू बुक पीबी, प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग्स में फर्क क्या है, प्राइस टू अर्निंग्स होता है ईपीएस, राइट। प्राइस टू बुक में बुक वैल्यू होता है, यानी कंपनी की जो फैक्ट्री लैंड बिल्डिंग उसका वैल्यू को जोड़कर उसकी शेयर प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। इसमें एडवांटेज क्या है कि ये बिलो द लॉन्ग टर्म एवरेज ट्रेड हो रहा है, यानी कि हमारे देश की जो फिक्स्ड एसेट की कैपेसिटी बन चुकी है लार्ज कैप कंपनियों में उसका इस्तेमाल पूरा नहीं हो रहा है, राइट। तो प्राइस टू बुक गिरा है, यानी हम आसानी से हमारे देश की जीडीपी और सेल्स ग्रोथ को आसानी से बढ़ा सकते हैं, ज्यादा फ्रेश फिक्स्ड कैपेसिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है सेल्स बढ़ाने की। तो ये प्राइस टू बुक वाला वैल्यूएशन एक वैल्यू गेम है और इसलिए एफआईएस ने भी वापसी करी है हमारे इंडियन मार्केट में ये प्राइस टू बुक को देखते हुए। तो सेम थिंग मिड कैप क्षेत्र में भी देखिए, या तो प्राइस टू अर्निंग्स अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे ही है और प्राइस टू बुक भी नीचे है। इसलिए डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स
ऑफिस मिड और स्मॉल मिड कैप को खरीद रहे हैं। एट द सेम टाइम स्मॉल कैप में देखिए, स्मॉल कैप क्योंकि उधर अर्निंग्स की गिरावट भयंकर हुई है, वहां पे पी रेशियो करीबन लॉन्ग टर्म एवरेज के लाइन के ऊपर ही है, मगर यहाँ भी प्राइस टू बुक वैल्यू बिलो लॉन्ग टर्म एवरेज है, यानी यहाँ पे भी मौका है कि सेल्स को बढ़ाए बिना कोई खर्चा लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी पर करके। तो ये एक पॉजिटिव स्थिति है इंडियन वैल्यूएशंस की, एक एफआईएस की आंख में। अब इंडियन मार्केट की आंख में देखिए, एमएससीआई का छोड़िए, हमारी निफ्टी, हमारी एनएसई मिड कैप, हमारी स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए क्या हुआ है, भयंकर गिरावट, लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे गई, अब वापस में बढ़ने लगे हैं वैल्यूएशन, बट अभी भी करीबन अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के नजदीक ही है। और इंटरेस्ट से वैल्यूएशन देखिए, यानी लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप। तो दिसंबर 2017 जहां पे मार्केट की पीक थी, तब देख लीजिए फर्स्ट लाइन में है, निफ्टी का था 17.8 फॉरवर्ड पी, मिड कैप का 24, स्मॉल कैप का 20, यानी मिड कैप और स्मॉल कैप तब एक भयंकर प्रीमियम में ट्रेड हो रहे थे। फिर आई इकोनॉमी की डाउनटर्न जिसमें उनको लगी वाट, तो करंट वैल्यूएशन देखिए, निफ्टी का सादा 15, मिड कैप का गिर गया 13 और स्मॉल कैप का 12, यानी ये 2 साल में एंड में जाइए लाल में दिख रहा है, निफ्टी की वैल्यूएशन की करेक्शन 2.3 हुई है, और मिड कैप की करेक्शन 11 और स्मॉल कैप की करेक्शन 7, यानी अगर इंटरेस्ट से आप वैल्यूएशन कंपेयर करें, दिसंबर 17 में जो प्रीमियम में चल रही थी, आज मिड कैप इंडेक्स 16% डिस्काउंट में है लार्ज कैप के मुकाबले, और स्मॉल कैप 20% डिस्काउंट। इसलिए फंड मैनेजर्स ने अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में खरीदारी बढ़ा दी है, क्योंकि उनको बहुत वैल्यू दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही उनको सामने इकोनॉमिक दिख रही है, तो ये वाली खरीदारी बढ़ेगी और आपको ये वैल्यूएशन गैप नैरो होते भी सामने आएगी धीरे धीरे। और हिस्टोरिकली ऐसी चीज है कि कभी भी लाल में ये मिड कैप गिरती है तो उसका अगले साल बाउंस बैक ब्लू में देखिए जबरदस्त होता है। अब पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 2 साल कंटिन्यूअसली आपको नेगेटिव एनएसई मिड कैप का परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो वो अगले साल, ये वाला 19 वाला साल के बाद 20 ये साल है, शायद यहाँ पे भी आपको थोड़ा पॉजिटिव दिख सकता है, मगर इसके अगले साल में आप उम्मीद रख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आपको मिड कैप और सिमिलरली स्मॉल कैप में दिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बाजार की स्थिति। तो अब वक्त है तो मैं अगला अपना जो विशेष भाग है इसमें जो है वर्तमान समय में निवेश की बात, उसको भी आज उठा लेते हैं और इसको खत्म कर लेते हैं, राइट। तो ऐसी जो मैंने हालत बताई आपको, उसके अंदर निवेश की चीज कैसा करना चाहिए आप लोगों को। तो पहले यहाँ पे एक चीज आपको याद रखने की जरूरत है, राइट। इक्विटी का पावर टू बिल्ड वेल्थ, हमने वेल्थ माने क्या, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। एक मिनट इस पे ध्यान दीजिए, आपको इक्विटी से ऑलवेज उम्मीद यही रखनी चाहिए कि मेरे अगर इन्फ्लेशन से बेहतर मेरे को रिटर्न मिला तो समझिए मेरी भविष्य बेहतर मैंने बना दिया। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आज के पास जो पैसा आपके पास चॉइस है ना, आज पूरा उसको खर्चा करूं या थोड़ा इन्वेस्ट करूं, करेक्ट। तो अगर आज खर्चा करेंगे तो आज की रेट में जो खरीद सकते हैं ये गाड़ी, आपको उम्मीद होनी चाहिए कि 10 साल के बाद मैं 2 गाड़ी खरीदूंगा। वो कैसे होगा, जब आपकी रिटर्न जो आपको मिलती है वो इन्फ्लेशन यानी कार की दाम भी महंगाई के कारण बढ़ेगी। तो अगर आपको इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न मिला तभी आप दूसरी गाड़ी खरीद पाओगे आपके इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो ये पावर है इक्विटी का, जो सब वेल एस्टेब्लिश्ड है कि लॉन्ग टर्म में होता है, मगर मार्केट की वॉलेटिलिटी भी है। तो अब हमें एक निवेश जो कहते हैं यानी एसेट एलोकेशन, तो मैं बात करने वाला हूँ आपके इक्विटी के एलोकेशन। आज मैं डेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी मेरी सोच पूरी इक्विटी के ऊपर ही है आज का जो डिस्कशन है। तो इक्विटी के अंदर आपको पैसा कहाँ डालना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, आपको रिटर्न भी चाहिए, मगर मार्केट एक वॉलेटाइल चीज है, सबको पता है। अभी रिसेंट में आपको देखा है कितना नुकसान भी हुआ मार्केट के कारण, राइट। तो ये मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, ताकि आप भी अपनी निवेश की एलोकेशन को एक तरफ ग्रोथ को भी पाने की एक होप रख सकते हैं, बट वॉलेटिलिटी को भी कम करने की, क्योंकि क्या होता है ना, वॉलेटिलिटी समझिए जर्नी होती है और जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो एंड रिजल्ट होता है।
तो यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं आप, तो दिल्ली से चेन्नई, तो वो जो डिस्टेंस होता है तो पार करना आपका वेल्थ क्रिएशन का गोल होता है, मैं दिल्ली पहुंचूं। तो अगर रास्ते में स्पीड बम्प होंगे, कुछ पॉट होल्स होंगे, कुछ स्पीड ब्रेकर होंगे, तो ये वॉलेटिलिटी जो होती है उससे भी आपको थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि हम सब इमोशनल पीपल है, और जब वॉलेटिलिटी आती है, नुकसान आता है, तो हम डर जाते हैं। तो एक तरफ हमें थोड़ा बहुत हमारा डर को कंट्रोल करने के लिए हमारी एलोकेशन के अंदर ये वॉलेटिलिटी को भी कंट्रोल करने की एक जरूरत है, और मानते हैं तो उस हिसाब से ही हम एसेट एलोकेशन भी करेंगे। तो इसको स्टडी करने के लिए क्या होता है ना, जो रिटर्न्स मैंने आपको दिखाया सेंसेक्स का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, 1 साल 3 साल, इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है आपको, ये पॉइंट टू पॉइंट है, यानी उस दिन से आज तक 3 साल। अब इसकी को 6 महीने के बाद देखिए तो पूरा माहौल बदल सकता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देके हमें कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं करने का है भैया। अगर पूरी तरह स्टडी है तो ये पॉइंट टू पॉइंट वाला सोच हटाना है। ये कैसे हटा सकते हैं? अगर हम सोचें कि हिस्टोरिकली, क्योंकि मार्केट तो अभी 30-40 साल से है हमारे पास, तो हम सोचते हैं कि मार्केट में इस भाग में, या लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, उसमें अगर हम हर दिन कुछ निवेश करते हैं और उसका 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल, जो भी टाइम फ्रेम के मन में उसको स्टडी करते हैं, अगर हर दिन आप निवेश करते हैं तो समझिए कि उस टाइम फ्रेम में कभी आपको बुल मार्केट आएगी, कभी बेयर मार्केट आएगी, तो इसमें एक ओवरऑल एवरेजिंग होता है। तो अगर इस लॉन्ग टर्म डेटा को हम स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं रोलिंग रिटर्न। रोलिंग माने एक एक दिन बढ़ते बढ़ते एक एक साल को स्टडी करना। अगर हम रोलिंग रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं तो ये समझिए कि बुलेट प्रूफ है, क्योंकि इसका जो एवरेज या मैक्सिमम या मिनिमम रिटर्न जो भी बनता है उसमें यह है कि मैंने हजारों पीरियड को स्टडी करके ये डेटा निकाला है, तो उसके अंदर मेरी कॉन्फिडेंस कि आने वाले दिन में भी ऐसा हो सकता है करके आप एक प्रेडिक्शन थोड़ी कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये रोलिंग रिटर्न्स मेथोडोलॉजी एक बहुत बढ़िया मेथोडोलॉजी है। आजकल न्यूज चैनल्स में भी, इकोनॉमिक टाइम्स में सब ये पब्लिश कर रहे हैं, तो आपको भी आसानी से ये मिल सकता है। मगर ये रोलिंग रिटर्न मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल हम करेंगे आपके लिए एक निवेश का सलाह देने के लिए। तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, 1 साल निफ्टी का मैंने लिया है यहाँ से 30 जुलाई 2002, क्योंकि हमारी फंड की लॉन्च तब हुई थी, तो तब से हमने पूरा स्टडी किया है, तो इसलिए तो 1 साल वाला इन्वेस्टमेंट आप 2002 जुलाई से आज तक 6150 ऐसे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एक साल वाला। तो आप सोच लीजिए 1 साल के इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपको 1000 बार, एक्चुअली 1077 बार आपको नेगेटिव रिटर्न मिले, यानी आपने 10 रुपए डाला तो कम निकाला, यानी आपको लूज हुआ, यानी 18% टाइम आपको मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया। ये होता है रिस्क ऑफ द मार्केट। एट द सेम टाइम अगर हम सोचते हैं कि अरे मैं तो निवेश कर रहा हूँ इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न, और यहाँ पे मैंने 7% लिया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट 7% है, तो आज के डिस्कस चले हम वो 7 को लेके चलेंगे। आजकल तो इन्फ्लेशन बहुत लो चल रही है, उससे आप ये मुझे लॉन्ग टर्म देखना चाहिए कि एक लॉन्ग टर्म 30 साल के टाइम फ्रेम में हमारे देश में 7% ही इन्फ्लेशन रहा है, तो आपको 29% टाइम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी नहीं मिले, तो ये रिस्क ऑफ द स्टॉक मार्केट समझ लिया। यानी 1 साल में आपको बिल्कुल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम या आपकी कैपिटल की नुकसान हो सकती है, या आपकी उम्मीद जो है कि मेरी वेल्थ क्रिएशन हो, मेरी इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हो, वो पूरी नहीं हो सकती है। ये है वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक मार्केट, इसलिए ये 1 साल का निवेश करना बहुत बहुत रिस्की है। तो पहला पार्ट आपने सुन लिया कि क्या टाइम फ्रेम मन ले रखता है, बिल्कुल आपको 1 साल, क्योंकि निफ्टी जो लार्ज कैप इंडेक्स है सबसे सेफ इंडेक्स है, मिड कैप और स्मॉल कैप तो इससे और खराब है ना, बाद में बताता हूं मैं। बट यही जो वॉलेटिलिटी मार्केट में है, आप अपने एडवांटेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप एक समय टाइम इन द मार्केट को बढ़ा सकते हैं, सेकंड आप मार्केट की टाइमिंग भी कर सकते हैं, यानी जब गिरावट और ये दोनों आती है, अगर गिरावट के बाद आपने निवेश किया तो समझिए आपकी प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो टाइम इन द मार्केट और टाइमिंग द मार्केट दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा अप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन, अप्रोप्रिएट एसेट एलोकेशन माने मैं बात कर रहा हूं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या फिर सेक्टर फंड्स में कोई रिस्क, हाई रिस्क कैटेगरी में है तो वो सेक्टर फंड्स को भी देख सकते हैं।
तो एसेट एलोकेशन कारण क्या एडवांटेज आपको मिलती है, एक सेक्टर क्रॉस आपको डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और एक मार्केट कैप अक्रॉस यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो एसेट एलोकेशन के अंदर क्या चॉइसेस है आपके पास, राइट? एक होता है बाहर के देश में एक इक्विटी में निवेश करें और डोमेस्टिक में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, आज इंटरनेशनल इक्विटीज में निवेश करने के लिए वक्त बहुत बढ़िया है। एट द सेम टाइम सेकंड, अब इंडिया के अंदर डोमेस्टिक के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और जैसे मैंने कहा सेक्टर में अब बैंकिंग, आईटी, फार्मा, कंजम्पशन, इंफ्रा, ऐसे सेक्टर में थ्रू म्यूचुअल फंड्स निवेश कर सकते हैं। ये होती है एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पे प्योर इंडेक्स में, क्योंकि आजकल बहुत ईटीएफ्स आ रहे हैं, इंडेक्स फंड्स आ रहे हैं, मिड कैप की भी ईटीएफ आ गई है, या डायरेक्ट आपको ईटीएफ और बैंकिंग ईटीएफ भी आ रही है। तो म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडिसेस में जो एडवांटेज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है कि म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज करती है, वेराज इंडेक्स पैसिव होती है, राइट? तो म्यूचुअल फंड में एडवांटेज क्या होता है, वो अपने पैसे को सेक्टर और स्टॉक में डाइवर्सिफाई करते हैं। हर म्यूचुअल फंड नॉर्मली 30-40 स्टॉक में तो निवेश करता है और एटलीस्ट 5 to 6-7 सेक्टर्स में भी निवेश करता है। एट द सेम टाइम वो अपने पास एक क्वालिफाइड एनालिस्ट रखे, कंपनी की इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, सेक्टर की स्टडी करते हैं, कंपनीज को स्टडी करते हैं, उसकी फ्यूचर की ग्रोथ को स्टडी करके अराइव करते हैं। तो ये एक्सपर्टीज का एडवांटेज भी आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू मिलता है। तो दो एडवांटेज होते हैं, एक डाइवर्सिफिकेशन का, दूसरा एक्सपर्टीज का, राइट? तो ये रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क को समझने की जरूरत है ना एसेट एलोकेशन। आपको रिस्क कम करने की सोच है और रिवॉर्ड को बढ़ाने की सोच है, राइट? तो ये एडवांटेज, दैट इज टाइम इन द मार्केट, टाइम कितना वक्त तक रहना चाहिए मार्केट में आइडियली, और दूसरी म्यूचुअल फंड की एडवांटेज हम रोलिंग रिटर्न्स मेथोडोलॉजी के जरिए आपको बताने की कोशिश अभी करने वाले। तो ये स्लाइड थोड़ा गौर से पढ़िए। ये है एक रिस्कनेस वाला स्लाइड, मैं दो रिस्कीनेस वाली स्लाइड और दो रिवॉर्ड वाली स्लाइड आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो ये रिस्क स्लाइड में क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल लॉस, यानी आपको अगर पैसा डाला तो जैसे आपने देखा ना निफ्टी में एक साल में 18% की लॉस की उम्मीद है। ये पास्ट हिस्ट्री आपको बताती है, कई 6000 टाइम पीरियड्स को देखते फिर ये डिसीजन लिया है। तो ये फ्यूचर के लिए भी सेम रिपीट होने की एक गुंजाइश रखती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बनता है इस टेबल से कि सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल लॉस है 1 साल और 3 साल की टाइम फ्रेम। कैसे, पहले देखिए पहला सेट ऑफ टेबल जो है लेफ्ट में, 3 टेबल आपको दिख रहे हैं सामने। तो पहले टेबल में हमने दिखाया कि इंडेक्स में निवेश करने से क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस है। सेकंड बीच में वाली टेबल में अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश, अभी कौन सा म्यूचुअल फंड चुने, अभी मार्केट में 400 से ज्यादा इक्विटी म्यूचुअल फंड है, मैं हर किसी का स्टडी तो नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हमारी सुंदरम की जो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसको इस्तेमाल किया है एक फंड मैनेजर की कोशिश को दिखाने के लिए। बट एक बात मैं साफ आपसे कह रहा हूँ कि आज की जो प्रेजेंटेशन में मैं कई अपने फ्रेंड्स को सेल्स पिच नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, ना उनकी रिटर्न के बारे में बात करने वाला हूं। मैं खाली इनका इस्तेमाल कर रहा हूं एक फंड मैनेजर की कोशिश कैसी होती है, उसका असर क्या होता है, ये दिखाने के लिए। आप इसको देखकर आपको निवेश की डिसीजन में आपको कौन से भी म्यूचुअल फंड के कौन से भी फंड पसंद आए, जो रोलिंग रिटर्न्स एनालिसिस के जरिए आप देख लीजिए, मैंने बताया आप निवेश कर सकते हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहने वाला हूं कि ये सुंदरम की फंड अच्छी है इसमें निवेश करो, वो बात से आप आज उम्मीद मत रखिए। ये अगर उसके लिए सेशन चाहिए तो बाद में एक सुंदरम स्पेसिफिक सेशन हम कंडक्ट करते हैं बाद में, ठीक है? तो अब बीच में है हमारी जो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस, और लास्ट सेट में जो है वहां में भी आपको दिख रहा है एमएफ परफॉर्मेंस, फिर ब्रैकेट में B/W, बी माने बेटर, W माने वर्स, यानी इंडेक्स से बेहतर या इंडेक्स से खराब परफॉर्मेंस। तो आप क्या देख सकते हैं इसमें, इस टेबल के अंदर से प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस आपको पहले इंडेक्स में देखिए क्या होता है। एक साल में आपको 18% का लार्ज कैप में लॉस, स्मॉल कैप में 44% का लॉस। तो बट नीचे आते हैं जैसे ही आपको 5 साल में आता है तो लॉस का प्रोबेबिलिटी लार्ज कैप इंडेक्स में 0 होता है और मिड एंड स्मॉल कैप में 9% और 18%, और 10 साल के टाइम फ्रेम में बिल्कुल आपको लॉस। तो अगर आप टोटली रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है तो इंडेक्स में ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से भी इंडेक्स में,
10 साल के लिए टिके रहे, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 10 साल के टाइम फ्रेम में ये बात करना अच्छा है, मगर रियलिटी में 10 साल तो बहुत लॉन्ग होती है, और हम खाली इन लॉस प्रोटेक्शन के लिए तो इन्वेस्ट नहीं करते ना, रिवॉर्ड भी देखना चाहिए, बाद में देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आगे क्या दिखता है आपको कि सेम स्टोरी रिपीट होती है, यानी जैसे आप 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल में आप चले जाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भयंकर घटती है, यानी आपकी कैपिटल का प्रोटेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है जैसे आप टाइम इन द मार्केट को बढ़ाते हैं। वो एक चीज, राइट। वो सेकंड सेट ऑफ टेबल से आपको ये जानकारी आ गई। तीसरी टेबल में क्या है, बेटर वर्स परफॉर्मेंस। तो देख रहे हैं यहाँ पर लार्ज कैप फंड हमारी, यस, उस वहां पे लाल निशान है, यानी 1 साल 3 साल और 5 साल में उसकी परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से खराब रही है, मान लेते हैं, राइट। यही कि मैंने सच्चाई बताता हूँ। तो लार्ज कैप में ये होता है कि मुश्किलात क्यों, क्योंकि ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में जो पैसा आता है प्रोविडेंट फंड का, और वो जाके पूरे इंडेक्स को खरीदते हैं, तो फंड मैनेजर अपना अकल लगाते हुए ये सेक्टर अच्छी है ये बुरी है करता है, मगर वो क्या हो कि पैसा जो ब्लाइंडली सभी सेक्टर में आ जाता है उधर, उसके कारण वो पीछे चल जाता है। तो नेचुरली एक लार्ज कैप परफॉर्मेंस में देख रहे हैं इंडेक्स के साथ खराब ही रहा है, मगर मिड एंड स्मॉल कैप में देखिए कितना भयंकर आपको एक बेटर परफॉर्मेंस दिख रहा है। ये म्यूचुअल फंड मैनेजर की खास चीज होती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहां कोई भी एक प्रोविडेंट फंड का ब्लाइंड निवेश नहीं होता है, जहां पे एक कंपनी को स्टडी करने की एक्सपर्टीज की बात है, जहां पे एक डाइवर्सिफिकेशन के तौर से वो इन्वेस्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कैसे ग्रीन में करीबन 8% बेहतर, 1 साल का लीजिए 3 साल का 5 साल में 8% आपको बेटर परफॉर्मेंस दिया है म्यूचुअल फंड ने। सेम वे स्मॉल कैप में भी अगर 5 साल में आप देखें 15% आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस को कम कराया है कंपेयर टू इंडेक्स। तो ये स्लाइड में मैंने दो चीज आपको बताने की कोशिश करी है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, मैं डाल रहा हूँ 10 रुपए, क्या चांस है मेरे को मेरे पैसे वापस आने का, वहां पे टाइम जितना ज्यादा आप बीतते हैं मार्केट में उससे बेहतर। सेकंड, जितना आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उतना आपके लिए बेहतर। ये एक तरह का रिस्क है। दूसरा रिस्क क्या होता है, वो रिस्क होता है कि अगर लॉस तो होए यार, मगर कितना लॉस, यानी पूरी मेरी शर्ट पैंट सब बिक जाएगी या खाली मेरी हैंड का लिंकिंग बिक जाएगी, ये होता है मैक्सिमम इंटेंट ऑफ लॉस। तो ये भी देखिए यहाँ पर 1 साल में इंडेक्स में लार्ज कैप में आप करीबन आपके आधा कैपिटल गवा सकते हैं। तो ये 1 साल का इतना रिस्की है स्टॉक मार्केट, आप देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप में तो आपको 75%, कभी बहुत बुरी हालत हो जैसे अभी हुई थी, राइट, कोविड के कारण जो हुई थी, तो ऐसे हालत में आप 10 रुपए डालें तो 2 रुपया वाकई निकाल सकते हैं। तो इंडेक्स में, बट यहाँ पे भी देखिए सेम चीज, जैसे ही आप टाइम ज्यादा बिताते हैं मार्केट में, आपकी क्वांटम ऑफ लॉस भी भयंकर घटती है, और 10 साल के टाइम फ्रेम में आपको एक्चुअल मिनिमम रिटर्न बनती है। कितना, लार्ज कैप में 5% और स्मॉल कैप में 1.7, यानी आपको लॉस की गुंजाइश नहीं, वो तो प्रीवियस स्लाइड में देखा, मगर आपको करीबन एटलीस्ट 5% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिल सकता है, यानी टाइम इन द मार्केट। तो जितना आप टाइम बिताओ मार्केट में आपको उतना अच्छा। और 5 साल आप देखें तो करीबन 1%, 5% और 10% मैक्सिमम लॉस है। मगर नेक्स्ट टेबल पे आइए, मिड कैप सॉरी फंड मैनेजर वाला टेबल, यहाँ पे भी सेम स्थिति है, जैसे टाइम बढ़ता है अपना अमाउंट ऑफ लॉस गिरती है, मगर यहाँ पे देखिए 5 साल में ही वो करीबन उसको कंट्रोल पाते हैं, क्योंकि एक 4% का लॉस, एक 1.5% का लॉस और एक 6% कंपेयर टू इंडेक्स। तो यहीं पे भी देखिए एक बेटर और वर्स परफॉर्मेंस देखिए। अगेन लार्ज कैप ने 1 साल में बेटर दिया है इन टर्म्स ऑफ लॉस, बट मिड और स्मॉल कैप में अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपको फंड मैनेजर्स ने आपकी अमाउंट ऑफ लॉस को भी कम कराया है ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपर्ट स्टॉक पिकिंग। तो बेनिफिट दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड के बेटर परफॉर्मेंस में देखिए 5 साल और 10 साल में ज्यादा फर्क नहीं है। 5 साल और 10 साल में 3 to 3.5% बेटर देन द इंडेक्स। तो मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड के निवेश के अंदर इससे आता है कि 5 इयर्स एक स्वीट स्पॉट है इन टर्म्स ऑफ आपके लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, अगर लॉस की स्थिति आती है तो। ओके,
अब आते हैं रिवॉर्ड फ्रॉम इक्विटीज। आपको क्या चाहिए? रिटर्न मैक्सिमाइजेशन, राइट? आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न चाहिए, राइट? तो इसमें मैं सेम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस्ट रिटर्न। बेस्ट रिटर्न में प्रोबेबिलिटी नहीं, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, सॉरी भाइयों। प्रोबेबिलिटी अगले स्लाइड में मैं कवर करता हूं। यहाँ पे बेस्ट रिटर्न और मैक्सिमम गेन, यानी आपको चांदी लग गई, आपने टाइमिंग बिल्कुल, यानी मार्केट के करेक्शन के टाइम में आपने निवेश किया और 1 साल के बाद मार्केट एकदम से चल उठी। तो यहाँ पे देखिए आपको इंडेक्स में लेफ्ट साइड में लार्ज कैप में जब आपकी वक्त सही हो, आपकी ज्योतिष ने सही से आपको बता दिया, सब ऐसे जोक कर रहा हूं मैं, कि लार्ज कैप ने आपको 1 साल में 110% भी रिटर्न दिया है और स्मॉल कैप ने दिया है 204%। समझ रहे हैं आप? 204% 1 साल में रिटर्न दिया है कभी स्मॉल कैप इंडेक्स ने आपको, राइट? तो ऐसी हालत में देखिए तो क्या होता है, नेचुरली आपको टाइम बीतते बीतते ये वाला जो रिटर्न मैक्सिमाइजेशन है वो लेस होगा, राइट? क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है ना। ये 1 ईयर का 204% आता है, 10 ईयर का 19 इंटू 10 ऑलमोस्ट 119% होता है ना। तो एब्सोल्यूट लेवल में देखिए तो ये परसेंटेज तो ज्यादा होगा, मगर एनुअलाइज लेवल पे हम दिखाते तो नेचुरली। बट फिर भी आपको अगर मार्केट की टाइमिंग आपकी सही निकली तो समझे कि 10 साल में आपको करीबन स्टॉक मार्केट से 20% पर एनम की रिटर्न की उम्मीद, और 5 साल में देखिए करीबन 47, 27, 28 खाली इंडेक्स की बात। अब आते हैं यहाँ पर बेस्ट रिटर्न में म्यूचुअल फंड की बात। सेम स्टोरी देख रहे हैं आप, बेहतर रिटर्न 5 इयर्स में देखिए लार्ज कैप फंड्स ने मैक्सिमम रिटर्न अगर आपके टाइमिंग से रही 60% पर एनम, मिड कैप में 30% और स्मॉल कैप में 30%। तो बेटर और वर्स परफॉर्मेंस राइट हैंड साइड में टेबल में आएंगे तो खाली पहले 1 ईयर रिटर्न में, जबकि इंडेक्स ने दिया 204, स्मॉल कैप फंड ने दिया है 171, राइट? आपको 30% लेस, ठीक है। मगर उसके अलावा पूरे टेबल में आपको हरा निशान, और इसमें मैक्सिमम चीज कहां पे हो, अगेन मैं कहूंगा कि आपको ये 3 से 5 साल की टाइम फ्रेम में आपको मैक्सिमम रिटर्न, क्योंकि 3 साल को आपको 3 गुने से मल्टीप्लाई करना चाहिए और 5 को 5 गुना, ये एनुअलाइज्ड है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न देखने के लिए तो मैं कहूंगा तो इस टेबल से आपको ये चीज होती है कि जब टाइमिंग अच्छी हो तो 3 से 5 साल एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है। इनफैक्ट 3 इयर्स एक स्वीट स्पॉट दिखता है। ये है कितना आपको चांदी लगे तो कितना चांदी लग सके। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी की बात। अभी प्रोबेबिलिटी में हमें क्या देखना है, खाली पॉजिटिव रिटर्न देख के फायदा नहीं है ना भाई, हमें चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न, यानी 7%। जो मैंने कहा, 1 मिनट भैया, मेरी ये थोड़ी फ्रीज हो गई तो मैं उसको रीशेयर करता हूँ स्टॉप करके। 2 मिनट मेरे साथ रहिए। नहीं, होल्ड ऑन, सॉरी भैया, थोड़ा इसमें टेक्नोलॉजी का कोई फ्रीज हो गया इसमें। कुछ प्रॉब्लम है, 1 मिनट भैया, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी की बात आते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। तो वेल्थ क्रिएशन मैंने क्या बताया टेबल के अंदर, टॉपिक प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न्स एट 7%, राइट है? आपको 7% से बेहतर। क्यों मैंने 7% चुना है? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रेट इंडिया में 7%, राइट? तो आपको 7% से बेटर आएगा तो जो इक्विटी की सोच थी आपके मन में कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, वो तो सेटिस्फाई होगी। तो ये 7% से ज्यादा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो इंडेक्स में देखिए 1 साल में आपको 71, 53 और 47%, आधा ही आपको स्मॉल कैप में प्रोबेबिलिटी है 7% मीटिंग मिलने का। पर जैसे टाइम बढ़ता है आपको वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न की प्रोबेबिलिटी जबरदस्त बढ़ती है।
तो एक ये है कि जितना लॉन्ग समय तक आप वेट करें उतना बेहतर। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि 5 साल एक अच्छी टाइम फ्रेम है, क्योंकि 83, 72 लार्ज एंड मिड में एक अच्छी खासी है, और स्मॉल कैप में रहे तो 10 साल, क्योंकि वहां पे ही एक 77% का प्रोबेबिलिटी बनता है। बीच में आए म्यूचुअल फंड के पास, तो खास इसमें चीज क्या है भाइयों कि आप 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में रहेंगे तो 90% ऑफ द टाइम आपको 7% से बेटर रिटर्न मिला है। तो एक चीज आप मन में रख लीजिए ना, आपको गारंटीड आपकी वेल्थ क्रिएशन बननी है, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके 10 साल का अगर टाइम देखेंगे तो बिल्कुल आपको हो सकती है। मगर 5 साल में भी देखिए, मिड कैप फंड ने 92.4% ऑफ द टाइम आपको 7% बेटर रिटर्न दिया है, राइट। खाली 8% टाइम आपको उसने लेस देन 7% या नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सोच है कि ये 5% और इवन 3 इयर्स में देखिए करीबन 75-77% आपको मिड एंड लार्ज कैप में 7% प्लस रिटर्न दिया। तो ये रीजनेबल गेम आप सोच सकते हैं, ठीक है। एक रिस्क ले रहे हैं ना, वो रिस्क का वैल्यू ये होता है। और नेचुरली आप लास्ट कॉलम में जाइए और बेटर देन वर्स एंड इंडेक्स देखिए, तो लार्ज कैप को छोड़ते हुए, क्योंकि लार्ज कैप जैसे मैंने कहा आपको पहले से ही कि ETF की जो पैसा आती है तो वो एक फंड मैनेजर की लाइफ को बहुत मुश्किल कर देती है। उसके अलावा मिड और स्मॉल में देखिए 5 साल में 20% बेटर प्रोबेबिलिटी इन मिड कैप फंड और 24% बेटर प्रोबेबिलिटी इन स्मॉल कैप फंड। और 3 साल में देखिए 17.8% बेटर प्रोबेबिलिटी और 14%। तो डेफिनेटली इसके पास डाउट नहीं होनी चाहिए आपको कि ये 3 to 5 ईयर टाइम फ्रेम एक रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन के लिए अच्छी है, बट 5 ईयर टाइम फ्रेम रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए। तो जनरली मैं कहूंगा कि अगर आपकी टाइमिंग से बहुत कॉन्फिडेंट है तो 3 साल का रिस्क ले सकते हैं आप, मगर कुछ में डाउट हो तो 5 इयर्स इज अ बेटर बेट। और अगर आपको पूरा लॉन्ग टर्म पैसा डालना है तो 10 साल डालेंगे तो आपको समझिए कि मिड कैप फंड से 100% आपको प्रोबेबिलिटी है कि मैं इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न पा सकता हूँ। तो ये होती है। तो इस चीज के कारण ही हमें लार्ज मिड और स्मॉल में हमारा निवेश को मिक्स करने की जरूरत आती है। तो वही मैं यहाँ पे आपको लिए समराइज कर रहा हूँ। देख लीजिए भाइयों कि 3 to 5 year time frame is the most appropriate and current economic outlook में 5 years is better, क्योंकि आज ये रिस्क जो सामने है in terms of the economy because of the COVID। तो ऐसे बेसिस में अगर इक्विटी एलोकेशन स्ट्रेटजी में आपको बताऊं तो नेचुरली आपकी रिस्क प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। एग्रेसिव इन्वेस्टर जो इक्विटीज में बहुत साल से निवेश कर रहा है, उसको जानकारी है, एक डाउन टर्न भी देखा है, फिर अप टर्न भी देखा है, ये सब जानकारी है, तो कंफर्ट है उसको कि मैं रिस्क ले रहा हूँ करके कंफर्ट। फिर एक मॉडरेट जो रिस्क जानता है बट फिर भी डर है, और तीसरी एक कंजर्वेटिव जो बोलता है मेरे को इक्विटी से रिटर्न चाहिए मगर मेरे को रिस्क इतना पसंद नहीं। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से कैटेगरी में आपको मानते हो। आपकी एडवाइजर की भी आप कंसल्ट कीजिए कि आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, उसके बेसिस पे आपने आने वाले स्लाइड को आप देख लीजिए। तो पहली चीज है कि अग्रेसिव रिस्क इन्वेस्टर हो, तो जैसे मैंने कहा आज इंटरनेशनल इक्विटीज में निवेश करना बहुत अच्छी चीज होगी। कितना, इसलिए पूरा शर्ट पैंट जाके उधर डालिए मत। 5 से 15% आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर आप जरूर इस वक्त में, बट टाइम फ्रेम याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ द टाइम फ्रेम 3 to 5 इयर्स तो रखना ही है। 5 to 15% कर सकते हैं। तो इसकी आपको दिखाने के लिए फिर भी मैं सुंदरम की फंड जो हमारे पास है ग्लोबल ब्रांड फंड, मैं अगले हफ्ते ग्लोबल ब्रांड फंड पे डेडिकेटेड एक वेबिनार करने वाला हूँ। तो जो लोग को इंटरेस्ट है आप वहाँ पे सुन सकते हो, उस फंड के बारे में जानकारी कर सकते हो। मगर यहाँ पे मेरे को दिखाना है कि कैसे इंटरनेशनल इक्विटीज डोमेस्टिक इक्विटीज से आपको एक हेड्ज देती है, जबकि इंडियन मार्केट में CNX 500 इंडेक्स ने इतना खराब रिटर्न दिया, एक साल में 15 नेगेटिव, तो ये फंड ने दिया 13% पॉजिटिव। 3 महीने में जब इंडियन मार्केट 6 महीने में इंडियन मार्केट -17, तो ये +3। देखिए तो क्या होता है, ग्लोबल ब्रांड एक डाइवर्सिफाइड फंड है क्योंकि 30 ब्रांड कंपनियों में निवेश करती है जिनका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैलता है, जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, ऐसे कंपनियां। तो एक जब इंटरनेशनल में मैंने कहा ना $2 ट्रिलियन का पैसा
वापस इक्विटीज में आने की उम्मीद है। तो जब आएगी तो नेचुरली होम कंट्री में आएगी। वो होम कंट्री में आएगी कैसे कंपनियों में निवेश करेगी, जो कंपनी जहां पे भी आपको रिकवरी ज्यादा फास्ट दिखती है वहां पे निवेश वहां ये शामिल होते हैं। जैसे एप्पल, जब चाइना में रिकवरी फास्ट हो रही है तो एप्पल चाइना में जाके अपना आईफोन बेचेगी, इंडिया में रिकवरी आ रही है तो इंडिया में बेचेगी। तो ऐसे ब्रांड कंपनी के पास ये एडवांटेज है कि जहां पे भी ग्रोथ दिखता है वहां अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्योरली आपको रियली ग्रोथ चेसिंग फंड है। तो मैं अभी जैसे मैंने कहा आज मैं ब्रांड की फंड की कोई बिक्री नहीं कर रहा हूँ, सेल्स नहीं कर रहा हूँ, पर ये अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल इक्विटीज में। तो मेरा ये मानना है कि आप म्यूचुअल फंड्स बहुत है मार्केट में जो इंटरनेशनल में निवेश में करती है, आप स्टडी कीजिए, आप चूज कीजिए, मगर डेफिनेटली अगर एक अग्रेसिव माइंडसेट है तो आपको इंटरनेशनल इक्विटीज अभी देखना है, आपके लिए लाभकरण हो सकता है। मैं खाली ये एक सलाह दूंगा कि सिंगल कंट्री फंड में मत डालिए, क्योंकि वहां पे रिस्क बढ़ता है बट रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि किसको पता कि कौन से देश में कितनी जल्द ये कोरोना महामारी को काउंटर करेंगे और वी शेप रिकवरी आ जाएगी, हमें नहीं पता। तो ये डाइवर्सिफाइड कंट्री डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना जरूरी है, जैसे ये फंड में भी है, पर बाकी म्यूचुअल फंड के भी इंटरनेशनल फंड्स ऐसे हो सकते हैं। आप जरूर आपके एडवाइजर या आप भी जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो ये होगी इंटरनेशनल इक्विटीज की बात। अब आते हैं डोमेस्टिक एलोकेशन स्ट्रेटजी, अगेन रिस्क प्रोफाइल बेस्ड। तो अगर आप एक अग्रेसिव मेंटालिटी के हो तो आज आपको 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इनिशियली अभी वीक के डाउन में है, तो सेफ्टी का एलिमेंट इवन फॉर अग्रेसिव इन्वेस्टर आधा आपको एक सेफ्टी ओरिएंटेड भाग में रखना चाहिए और मिड और स्मॉल कैप में कम ही। मगर एक साल में, क्योंकि सभी का मानना है कि कोविड के महामारी के कारण वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ एक साल ठाल गई है, और इंडिया में भी जैसे मैंने कहा इस साल 4% नेगेटिव जीडीपी, नेक्स्ट ईयर 10% पॉजिटिव की उम्मीद है। तो एक साल के अंदर आप मिड एंड स्मॉल कैप को बढ़ा के इसमें लार्ज कैप को कम करवा सकते हैं। तो अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये मेरी सलाह है। और अगर आप अग्रेसिव मेंटालिटी है और आप सेक्टोरल फंड्स में निवेश करने की भी एक्सपीरियंस है आपके पास, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी बैंकिंग, आईटी, फार्मा एक सेफ्टी मेरे ख्याल में 40%, कंजम्पशन में आधा सेफ्टी है, एफएमसीजी सेफ्टी है, कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ी रिस्की है, सर्विसेज एक डिफेंसिव कम अग्रेसिव सोचते हैं, और इंफ्रा तो पूरा रिस्क है। तो ये एलोकेशन आज कर सकते हैं, मगर एक साल में आपको पलट के अपनी सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर को कम करा के मैं समझूंगा कि ये 20% जो मैंने निकाला है उसमें खाली बैंकिंग में होना चाहिए, मैंने आईटी एंड फार्मिंग को निकालना चाहिए एक साल के बाद, और कंजम्पशन और सर्विसेज और इंफ्रा वहां पे आपको बढ़ा, राइट। तो ये है एक अग्रेसिव इन्वेस्टर की सोच। तो हमारी फंड में भी अब देखिए जो हमने एलोकेशन किया, जस्ट क्विकली मैं आपको दिखा लेता हूँ, आप पढ़ लीजिए जो हमारी कंजम्पशन सर्विसेज फंड। तो आप देख रहे हैं वहां पे भी लार्ज कैप का कंपोनेंट, मिड कैप का कंपोनेंट, ये मल्टी कैप तरीके से हम चला रहे हैं, ताकि हम भी जैसे रिस्क आती है तो बढ़ा सकते हैं। तो आप भी इनमें देख लीजिए कि कैसे इंफ्रा में खाली 33% लार्ज कैप में है, प्लस कंजम्पशन में 45% लार्ज कैप है, प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज में 80% लार्ज कैप। तो ये जो सोच मैंने दिखाया आपको वही हमने हमारे सेक्टर फंड्स में भी हम यूज कर रहे हैं, और सेक्टर का एलोकेशन भी सिमिलर स्टाइल में है। मैं ज्यादा जस्ट 1 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, आप पढ़ लीजिए, आपको फोटो स्नैपशॉट लेना है तो लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद ये है हमारी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड। अगर आप मॉडरेट रिस्क वाले बंदे हैं तो मेरा ये सलाह है कि आप इंडिविजुअली जाके लार्ज कैप, मिड कैप में जाके मत डालिए। क्यों मैंने कहा? इवन अग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए मैंने कहा कि एक साल के बाद उसको अपनी एसेट एलोकेशन बदलने की जरूरत आएगी। तो आप एक मॉडरेट रिस्क होने थे, ये सब स्टडी करके उधर करेंगे तो फंस जा सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग करेक्टली आपको पकड़ना एक मुश्किल चीज। सेकंड, एक साल की बात करी, अरे एक साल में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की जमला भी आती है आपके सामने, तो आप भी सोचेंगे अरे और 3 महीने में वेट करूंगा तो मेरी ये लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन्स बदल जाएगी, अभी नहीं बदलूंगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको। फंड मैनेजर अगर लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, डाइवर्सिफाइड ऐसे फंड्स हैं, आप उनके पास छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, वो आज लार्ज कैप ओरिएंटेड रखेंगे, और जैसे ही वी शेप रिकवरी सामने तो ऑटोमेटिकली मिड एंड स्मॉल कैप या रिस्की सेक्टर्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ कि कैप का और सेक्टर को वेरी कर सकते हैं मल्टी कैप। तो एक मॉडरेट इन्वेस्टर होने के नाते आपको सिर्फ ये सेगमेंट में मैं कहूंगा कि आप रिलाई कीजिए। तो हमारी जो डाइवर्सिफाइड देखिए, ये हमारी है लार्ज एंड मिड कैप फंड, इक्विटी फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी। तो ग्रीन में है लार्ज कैप एक्सपोर्ट, देखिए 60, 70, 70 में आज हम
70% लार्ज कैप में रख रहे हैं, मगर हम तैयार हैं कि जैसे वी शिफ्ट को दिखे हम लार्ज कैप को कम करा के मिड एंड स्मॉल कैप को बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली सेक्टरल एलोकेशन भी देखिए, फाइनेंस, कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल, ये सब सेफ्टी सेक्टर्स आज इसमें भरे हुए हैं, मगर जैसे ही रिस्क बढ़ता है हम इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ये इसको बढ़ा लेंगे, सीमेंट इसको बढ़ा लेंगे, राइट। तो ये है मेरी सलाह। और अगर आप कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो तो मैं कहूंगा कि और भी सेफर एसेट क्लास है हाइब्रिड कैटेगरी। हाइब्रिड कैटेगरी क्या होता है कि कुछ डेट पे निवेश होता है, तो इक्विटी ओरिएंटेड स्टेटस ये मेंटेन करते हैं, तो आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिल जाएगा, मगर डेट को थोड़ा उसमें रख के, क्या कि इक्विटी का वॉलिटिलिटी, पी रेशियो ऊपर नीचे जाती है, फ्लोज ऊपर नीचे जाती है, उस वॉलिटिलिटी को कम करने के लिए डेट जिसमें स्टडी आपको इंटरेस्ट इनकम आता है फ्रॉम द अल्टीमेट कंपनी विच बोरोज, और वहां पे इतना वॉलिटिलिटी नहीं आता है, तो आप नेचुरली आपके एडवाइजर है तो आप उनसे वो पोर्टफोलियो डेट का भी स्टडी करिए, क्योंकि अगर बैंक के डेट में निवेश किया तो और भी रिस्क कम होती है। तो ऐसे हाइब्रिड में क्या होता है कि दो एडवांटेज होती है, एक डेट के कंपोनेंट से आपको रिस्क घटता है, मगर एट द सेम टाइम इक्विटी के अंदर फंड मैनेजर्स ये इक्विटी को मल्टी कैप तरीके से मैनेज करती है। जैसे हमारे जो फंड है यहाँ पे देखिए, तो लार्ज कैप इसमें है 50%, 50%, मिड एंड स्मॉल कैप देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे हम मल्टी कैप में इसको अच्छी तरह पोजीशन किया है। जब कल ग्रोथ आ जाए तो हम इजिली लार्ज कैप को 50 से 40 में घटा के और मिड एंड स्मॉल कैप को भी बढ़ा सकते हैं। ये ब्यूटी है ऐसी हाइब्रिड कैटेगरी में। तो कंजर्वेटिव माइंडसेट हो तो मैं कहूंगा कि आप ऐसे हाइब्रिड कैटेगरी में ही आप निवेश करें। तो ये है सेक्टरल एलोकेशन, क्योंकि उसमें एडवांटेज ये भी है कि वो सेक्टर को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो उससे मेरी आज की प्रेजेंटेशन खत्म होगी भाइयों। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। 1.5 घंटा लग गया है, ठीक से वो सेम टाइम फ्रेम था जो मेरी प्रीवियस वाली वेबिनार भी थी, तो मैंने शायद आपके लिए कुछ डिटेल में मार्केट, शेयर बाजार और आपके निवेश के एसेट एलोकेशन के बारे में मेरी जो सलाह है मैंने दिया है। समराइज करते वक्त मैं कहूंगा कि पहली चीज मिनिमम 3 to 5 इयर्स के टाइम फ्रेम रखें। सेकंड, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें, डायरेक्ट मार्केट में नहीं करें। तीसरी चीज आपको क्या है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपकी रिस्क की जो अप्रोच है उसको समझने की जरूरत है। अगर आपको अपने आप समझ सकते हैं तो अच्छी चीज है, नहीं तो एक एडवाइजर का हेल्प जरूर लीजिए। एडवाइजर बहुत जरूरी होता है, और एडवाइजर आपके लिए रिस्क प्रोफाइलिंग भी करेगा, एसेट एलोकेशन भी करेगा, और म्यूचुअल फंड की चॉइस भी आपके लिए हेल्प करेगा। उसके लिए थोड़ा बहुत वो ट्रेल कमीशन लेता है उसमें, तो वो उसके लिए वो काफी जस्टिफाइड है जो भी आप देते हैं, ये मैं आपसे कहूंगा। और उस चीज से अब शायद ये तो YouTube में रहेगी, मिलेगी, जब भी आपको वक्त मिले आप इसको देख सकते हैं, बिट बाय बिट पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर, राइट, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग आप और आपके एडवाइजर के बीच में होती है। वो अगर नॉलेज के साथ कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको एंड रिजल्ट में भी दो चीज मिलते हैं। एक, आपकी रिजल्ट भी उम्मीद रखते हैं कि बेटर होगी, मगर आपको वो रिजल्ट को समझने की कोशिश वो भी बेहतर होगी। तो अल्टीमेटली मेरी कोशिश यही है कि आपकी इक्विटी मार्केट में जर्नी सफल हो, मगर जर्नी की जो जर्नी है वो भी इतने स्मूथ बना सके, उतनी अच्छी होगी हमारे ओवरऑल मार्केट के लिए और आपके भी मनोबल के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट इस कोविड के माहौल में। स्टे एट होम, वर्क फ्रॉम होम, और स्टे सेफ, और आपकी फैमिली और आपके बुजुर्ग और आपके छोटे बच्चे की ज्यादा ख्याल रखिए इस हालत में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। धन्यवाद।